अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? मजे में है? जिंदगी गुलजार है या बेजार है? चले सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कुछ बच्चे काफी पुराने भी आ गए। चले सर, आगे बढ़ते हैं। सही है सर। तो माशाल्लाह कुछ बच्चे जिन्होंने रिकॉर्डेड पे ही चल रहे थे, आज लाइव आए। अल्लाह, हमारी दुआ है उनसे कि अल्लाह उनको इस्तिकामत दे के वो लाइव क्लासेस में बरकरार रह सके। चले सर, आते हैं नए टॉपिक की तरफ। नए टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन। सर, ये नया टॉपिक कंसोलिडेशन कितना इंपॉर्टेंट है? पेपर में लाजमी सवाल है, लाजमी सवाल है। पिछली मर्तबा के पेपर में 35 नंबर का था। 35 नंबर का ये एक टॉपिक मौजूद था। सही है सर। तो आप इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि पेपर में 35 नंबर का ये जो है मौजूद था। आए सर, आए। कंसोलिडेशन नंबर 1। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे, मेरे साथ कॉपी करते जाएं ताकि आप मुझ पे चेक रख सके कि सर सब कुछ हमने कर लिया। कॉपी करते जाए मेरा बच्चा, कॉपी। चले मेरा बच्चा, ये 12 चीजें हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन में। और अगर आप गौर से याद रखें तो सर आपने बचपन में सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ी हैं, है ना सर? बाकी सारा तो सर आपकी नजरों से गायब था। बचपन में सिर्फ आपने सिंपल सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पढ़ी हुई है। हम अज्यूम करेंगे वो भी आप भूल गए। सही है सर, वो भी आप भूल गए हैं। हम इस तरीके से पढ़ेंगे सर। ये 12 सिर्फ ये 12 नहीं है, ये 12 जो है अफेक्टिवली अफेक्टिवली आप ये समझें कि सर इसके आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर ले। क्यों सर? आपने कहा सर एक सवाल आता है नॉर्मल कंसोलिडेशन का, फिर ये जो मैंने फॉरेन ऑपरेशंस लिखा है IS 21 हमने बचपन में पढ़ा हुआ है FAR 2 में, लेकिन उसमें कंसोलिडेशन वाली चीज नहीं पढ़ी। वहां पे कहते थे फाइनल में, तो वो फाइनल अब आ चुका है। फाइनल के अंदर पढ़ेंगे अगर फॉरेन सब्सिडी हो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। अब ये सारे केसेस में फॉरेन सब्सिडी भी टेस्ट हो सकती है। फिर हमने कहा सर नॉर्मल कंसोलिडेशन, फॉरेन सब्सिडी कंसोलिडेशन, इनमें से किसी में भी आ सकता है। उसके अलावा हमने कहा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी। तो इसीलिए मैंने कहा 12 को मल्टीप्लाई सेफली 4 कर लें। चलिए 4 नहीं भी करें, हमने कहा 40-45 चीजें यहाँ पर हैं, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। सारे के सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे, क्लास में ही करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर रिपीट कर दूं, आपके सिलेबस में इसके बगैर सवाल नहीं बन सकता। कंसोलिडेशन की जो ग्रिड है सर, उसके एक तरह से अलग मार्क्स हैं और 25 से 35 मार्क्स उसने कहा उसमें से पूछूंगा। लास्ट अटेम्प्ट में पूरे 35 मार्क्स थे। उसने कंसोलिडेशन की ग्रिड में क्या क्या चीजें डाली हुई हैं? सिर्फ कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो है और IS 21 वाला पार्ट है। तो 25 से 35 लास्ट टाइम इसने पूरे सारे मार्क्स सर इसने वसूल किए हैं, अभी भी वसूल कर सकता है। सर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कंसोलिडेशन भूल चुके हैं। आप कंसोलिडेशन भूल चुके हैं, नील बटा सन्नाटा होके आए हैं। आपकी मेमोरी को रिवाइव करवाना है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से करवाना है कि कोई मसला ना हो। ठीक है मेरा बच्चा? बेटा थर्ड स्टेप एक्विजिशन।
पढ़ देता हूं। सिंपल सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, स्टेप एक्विजिशन, फर्दर एक्विजिशन इन होल्डिंग आफ्टर कंट्रोल, मजीद शेयर्स खरीदे, डिस्पोजल 100% फुल, डिस्पोजल पार्शियल, कंट्रोल लॉस्ट, डिस्पोजल पार्शियल, कंट्रोल नॉट लॉस्ट। और कॉम्प्लेक्स ग्रुप के साथ मैंने लिखा है डी शेप। क्या लिखा है? डी शेप। फिर मैंने लिखा है वर्टिकल ग्रुप, बाप बेटा पोता, सब्सिडरी की सब्सिडरी। फिर मैंने लिखा है फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरेन सब्सिडरी, इसके ऊपर चाहे तो लिख लें आइए सिक्के सप्लाई होगा। और फिर मैंने लिखा है ज्वाइंट वेंचर, और फिर मैंने लिखा है ज्वाइंट ऑपरेशन। सर ये चीजें हम लिख चुके हैं। आए सर आए, अब मैं आपको कंसोलिडेशन की कुछ बेसिक बातें याद कराऊंगा। अगर आप ये सब कॉपी कर चुके हैं तो सही है सर, बढ़ूं आगे। रुक जा, सही है। बोर्ड बोर्ड आवाज सब क्लियर है ना सर? चले सर आगे बढ़ते हैं। आ जाए आ जाए आ जाए सर। वर्टिकल ग्रुप बाप बेटा पोता, आए सर आए। अब सब इधर सुनेंगे बड़े गौर से, मेरा बच्चा बड़े गौर से। इंशाल्लाह आपको अगले ये बुध नहीं, अगले बुध को बुक भी मिल जाएगी। बुक भी 2-3 तरह की होंगी, आपको बुकें मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह 3 बुक्स होंगी। अभी पहली बुक आएगी, फिर दूसरी, फिर एक बुक होगी अलग से असाइनमेंट और क्विजेस वगैरह की। सही है सर, उसमें उनके आंसर वगैरह भी होंगे। आए सर, आप बड़े गौर से सुनना है प्लीज, सबकी तवज्जो। सर बेसिक्स रिवाइज करवा रहा हूँ कंसोलिडेशन की, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेजोरिटी चीजें सब कुछ ही तकरीबन भूल चुके हैं, ताकि आपके दिमाग में चीजें वापस आए। कुछ बातें बड़ी बुनियादी, उनको एंड तक नहीं भूलना। कुछ कॉन्सेप्ट सर, पहला कॉन्सेप्ट कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आर एडिशनल अकाउंट। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स आर एडिशनल अकाउंट्स। क्या मतलब सर? सर हमने कहा स्टैंड अलोन अकाउंट्स, सिंपल, पेरेंट सब्सिडरी अपने अकाउंट्स बनाती रहेंगी। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स इजाफी अकाउंट्स है, जो कौन बनाता है? अल्टीमेट पेरेंट। अल्टीमेट, बचपन में आपको कह जाते पेरेंट बनाता है, यहां पर क्या बात करेंगे? अल्टीमेट पेरेंट। अल्टीमेट पेरेंट का मतलब क्या है? दादा बाप, है ना सर? अल्टीमेट पेरेंट का मतलब क्या है? अगर दादा है, बाप है और बेटा है तो दादा बनाएंगे। सही है सर, दादा बनाएंगे अकाउंट। अल्टीमेट पेरेंट ग्रुप के जो अब्बा है। सही है सर। अगर ग्रुप के अंदर सब्सिडी, फिर उसकी सब्सिडी तो उसकी जिम्मेदारी होती है इजाफी अकाउंट्स बनाना। याद रखें, हर कंपनी ग्रुप में अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाएगी। मैंने क्या कहा? हर कंपनी ग्रुप में अपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाएगी। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एक इजाफी अकाउंट है, जो किसकी जिम्मेदारी है? बाप की बनानी। किसकी? बाप, है ना सर? अब आ जाए अल्टीमेट पेरेंट, जो ग्रुप का अब्बा होगा। दूसरी चीज, नो लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस फॉर कंसोलिडेटेड बुक्स। आप लोग इंशाल्लाह बड़ी जो है ग्रुप की जब कंसोलिडेशन करेंगे, जैसे मुझे याद है फर्ग्यूसन में सबसे बड़ी कंसोलिडेशन एंग्रो की होती है 15 या 17 सब्सिडीज की। सही है सर। अब सर हर ग्रुप, अब माशाल्लाह ग्रुप से, तो सर याद रखिएगा, खुदारा याद रखिएगा कि सर नो लेजर एंड ट्रायल बैलेंस फॉर कंसोलिडेटेड, हम ना उनके कोई रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन करते, ना लेजर ट्रायल बैलेंस। हम पकड़ते हैं ईयर एंड की फिगरें, ईयर एंड के अकाउंट्स पकड़ते हैं, उनकी मदद से हम अकाउंट्स खड़े कर देते हैं। कोई लेजर, कोई ट्रायल बैलेंस, कोई अलग से कंसोलिडेटेड बुक्स किसी भी कंपनी में नहीं बनती। सब दूसरी बात, तीसरी, ये दो तो मेरी बातें थी। तीसरी बात मैं लिख नहीं रहा, आपको मैं लिखूंगा तो मैं इसको यूं लिखूंगा, काऊ वाली एग्जांपल। कौन सी वाली एग्जांपल? काऊ वाली एग्जांपल याद है? पैसे किसको देते हैं? आए सर आए, हमने कहा तीसरी बात लिख देते हैं काव वाली एग्जांपल। बच्चा एंड तक इसमें जो है परेशान होता है, इसको एग्जांपल से क्लियर कर लें सर। आप इंशाल्लाह, अभी ईद का सीजन आ रहा है, सब जाएंगे मंडी। कहाँ जाएंगे? मंडी। सर मंडी जाते हैं आप, तो आप पैसे गाय को देते हैं, गाय वाले को? गाय वाले को। आप किसको पैसे देते हैं? गाय वाले को। सर आप किसको पैसे देते हैं? गाय वाले को। तो हमने कहा सर अगर हम पैसे गाय वाले को दे रहे हैं, गाय को नहीं दे रहे, तो ये बात याद रखना, जब तुम सब्सिडरी खरीदने जाते हो तो सब्सिडरी के पुराने ऑनर्स को पैसे देते हो, सब्सिडरी को
नहीं देते, सब्सिडरी को नहीं देते। तुम पैसे किसको देते हो? पुराने ओनर्स को। पहले सब्सिडी के शेयर बशीर भाई के पास थे, तुम बन गए सोबान भाई, अब तुम्हारे पास शेयर आ गए। सही है सर, सब्सिडरी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्सिडरी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सिडरी थी, बस उसकी शेयर होल्डिंग चेंज हुई है। पहले रस्सी गाय की गाय वाले के पास थी, अब तुम्हारे पास है। सर ये तीन बुनियादी बातें। इजाफी अकाउंट्स होते हैं, हमने कहा कोई लेजर कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, ईयर एंड पे पकड़ते अकाउंट्स और बना देते हैं। और काउ वाली एग्जांपल, पैसे सब्सिडरी को नहीं किसको देते हैं? हाँ जी, आएंगे। जिम्मेदारी अल्टीमेट पेरेंट की है, चाहे तो। सही है सर, चाहे तो बना सकता है, वरना अल्टीमेट पेरेंट की, या कुछ केसेस में लिस्टेड में आएंगे। सही है सर, लिस्टेड केस में कुछ लिस्टेड केस के एक्सेप्शंस हैं। आए सर, अब एक और छोटी सी चीज, वो भी तुम्हें बचपन में सिखाते थे, क्योंकि आज की क्लास में से बचपन वाली, आज हम इसका सवाल भी कर लेंगे जिसमें IFRS 9 घुसा हुआ होगा। सही है सर, लेकिन 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 हमने कहा सर बेसिक्स भी आपके अच्छे से इंशाल्लाह रिवाइज करवाएंगे। आए सर, आए, बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, याद है? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या होता है? एसेट्स माइनस, तो सर कैपिटल का हम दूसरा नाम क्या लेते हैं? नेट एसेट्स। हम सब्सिडरी को खरीदते हैं तो हम उसके बेसिकली नेट एसेट्स खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? नेट एसेट्स खरीदते हैं। सर नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सही है सर, तो हम सब्सिडी को खरीदते हैं, उसके नेट एसेट्स खरीदते हैं, लेकिन वो हमें नेट एसेट्स की वैल्यूज नहीं बताता एक्विजिशन डेट पे यूजुअली, वो हमें बताता है एक्विजिशन डेट पे कैपिटल साइड की वैल्यूज। तो हमें पता होता है कैपिटल हमेशा किसके बराबर होगा? नेट एसेट्स। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात, सर पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन कब बनता है? पेरेंट और हैंड आउट आने से पहले आखिरी बात, सब्सिडरी का रिलेशन कब बनता है? हमने कहा ग्रेटर देन 50% होल्डिंग, वोटिंग राइट्स। कौन से राइट? वोटिंग राइट्स। और कंट्रोल ओवर BOD। सही है सर, क्या मतलब? अगर मैंने 50.001% 50.001% की होल्डिंग भी कर ली तो मेरा, मैं बन गया बाप। अब हमने कहा मीटिंग्स के अंदर मेरी चलेगी। एक तो ये होता है सर। दूसरा केस, कैप लेवल पे तो टेस्ट नहीं हो सकता, आपके लेवल पे टेस्ट हो सकता है। सर वो क्या है दूसरा केस? सर दूसरा केस क्या है? हमने कहा सर दूसरा केस है कंट्रोल ओवर। सर एक सब्सिडरी के 7 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं? 7 में से अगर 4 को रख आप सकते हैं, हटा आप सकते हैं, तो आपका BOD पे क्या है? मेजॉरिटी ऑफ दी BOD को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी सब्सिडरी, अब सुनिएगा अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। आपके पास होल्डिंग तो 40% है, आपके पास होल्डिंग कितनी है? 40%, लेकिन 7 में से 4 डायरेक्टर आप अपनी पसंद के उस कंपनी के बोर्ड पे बिठा सकते हैं। तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं? कंपनी का दिमाग, कंपनी को चलाने वाले। तो अगर आपने किसी का दिमाग कंट्रोल में कर लिया तो आपने उसको कंट्रोल में कर लिया। तो अगर आपने BOD पे कंट्रोल कर लिया तो अब आप उसकी सब्सिडरी आपकी बन गई। ACCA में रिसेंट उसमें सवाल कुछ सिखाया है कुछ इस किस्म का कि सर 38-39% होल्डिंग थी, लेकिन हमारे पास BOD के अंदर किसी तरीके से ज्यादा पावर थी कि हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते थे, तो हमारी क्या बन गई? सब्सिडरी। तो हाँ, नॉर्मल रूल क्या है? 50% से ज्यादा होल्डिंग हो, लेकिन लेकिन इससे कम पे भी गुजारा हो जाएगा। आए सर, अब एक केस आपके दिमाग में रखता हूँ, एक केस। अब आप लोग देखते हैं इस पॉइंट को कितने अच्छे से समझे। ये कॉपी कर लिया, ये मिटा दूं? चलिए सर, अब हमने कहा कंपनी A है और कंपनी
बी है। सर हमने कहा सुनिएगा मेरा बच्चा, चले सर आप सुनिएगा, एक केस मैंने लिखा है, बेशक आप कॉपी ना करें, मसले की बात नहीं है। सर सुन ले, सब सुन ले मेरा बच्चा, सब सुन ले आप। सर इधर देख ले सब। सर हमने कहा कंपनी ए और कंपनी बी है। कंपनी ए के पास कंपनी बी में उसने कहा दो डायरेक्टर्स है, कंपनी ए उसमें नॉमिनेट कर सकती है अपने दो, मतलब बोर्ड पे 7 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, दो अपनी पसंद के हम बिठा सकते हैं। 45% होल्डिंग है, और हमने कहा दो डायरेक्टर्स कॉमन है, हमारे भी जो दो डायरेक्टर है वो कंपनी बी के भी हैं, मतलब कॉमन है, सेम डायरेक्टर है भाई, वो डायरेक्टर हमने भी उनको अपने पास डायरेक्टर रख लिया, कंपनी बी ने भी रख लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। अब बताएं क्या कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी है? कंपनी बी कंपनी, देखो दो डायरेक्टर्स के हमारे पास नॉमिनेशन पावर थी। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया हम तुम्हें जब चाहे रखवा सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, ये नॉमिनेशन पावर होती है जो गवर्नमेंट वगैरह के पास होती है, बैंक्स के पास होती है। ये दो डायरेक्टर्स कॉमन है, हमने कहा भाई ये दो हमारे इत्तेफाक से यही दो कंपनी भी इसके भी हैं, लेकिन कॉमन है, हमारे भी बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, उसकी भी बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, और हमारे पास 45% होल्डिंग है। बताओ सर, बताओ क्या कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी है? जल्दी मेरा बच्चा। एक मिनट रुक जा, पहले स्पेस पे आ। सर क्या है कि नहीं है? सब बताएंगे मेरा बच्चा, सब। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है सर? सर हमने कहा होल्डिंग के अलावा ये दो कॉमन डायरेक्टर्स है, कॉमन का मतलब है भाई सेम है, लेकिन हमारा डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। डायरेक्टर्स कॉमन है, हमारे भी डायरेक्टर हैं, उनके भी डायरेक्टर हैं, लेकिन हमारा उनके ऊपर कंट्रोल, हम भड़मबाजी करके दो डायरेक्टर्स को कंपनी बी के बोर्ड से नहीं हटा सकते। प्रेशर क्या बोलेंगे, तुम्हारे बोर्ड पे नहीं रहते, उनसे तुम कौन होते हो? ये जो दो डायरेक्टर्स हैं इनको हटा सकते हैं, तो हमने कहा 45% होल्डिंग है, दो डायरेक्टर्स की डोमिनेशन पावर स्टिल नहीं है, क्योंकि बोर्ड मेजोरिटी 7 होती है, या तो 50% से ज्यादा होल्डिंग हो, या तो मेजोरिटी इन बीओडी के ऊपर मेरा क्या हो, कंट्रोल हो। कंट्रोल का मतलब क्या है, वो मुझ पे डिपेंडेंट हो, मैं चाहूं तो बोर्ड पे रखूं, मैं चाहूं तो बोर्ड से हटा दूं। ठीक है सर, तो हमने कहा कॉमन डायरेक्टर्स की वजह से ये बन जाएगी एसोसिएट, वो अगली क्लास का टॉपिक है। हम पब्लिक की बात कर रहे हैं ना जी हम लोग साथ। हाँ जी, अब्दुल्ला, कोई सवाल था आपका? और वाली है ये, और वाली कंडीशन है, एंड वाली नहीं है भाई। चलें सर, अब आ जाएं, अब आपको माजी में ले जाएं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जरा आपके रिवाइज करवाएं, और फिर इंशाल्लाह आपको सवाल पे ले आएंगे। सही है सर? सवाल कोशिश मैंने की है कैफ वाले आपको कोई भी ना कराऊं ना, यहाँ पर जरूरत है हमें कैफ के सवाल की। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन सर सवालात कौन से होंगे? सारे के सारे बड़े बच्चों वाले। चले सर आगे बढ़ते हैं। मेरा बच्चा ख्याल बता चुका हूं कि सर ये जो टॉपिक है ये 35 मार्क्स का पिछली अटेम्प्ट में था। खुदारा खुदारा खुदारा, हम सब ने मिलके इसको अच्छे से करना है, अच्छे से करना है हम सब ने मिलके इसको। ऑनलाइन वाले बच्चों, ताहिर ने आपके साथ ये हैंड आउट मेरे ख्याल में ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, ऐसा ही है? माशाल्लाह। चले सर, मैं इस हैंड आउट के ऊपर आ रहा हूं।
जी मेरा बच्चा, FR2 में भी, FR2 के अंदर सर ये सिर्फ शुरू के नोट्स उसके लिए हैं, रिवीजन के लिए। FR2 के अंदर अगर आप आगे देखेंगे पेज नंबर 6-7 के बाद, तो दुनिया बिल्कुल क्या है, मुख्तलिफ है। बड़े बच्चों के सवाल आज शुरू हो जाएंगे। चले सर बढ़ूं आगे। सर एक बच्चे का सवाल है, ये FFR या FFR है, तो हमने उसको जवाब में क्या कहना है, जो तुम्हारा दिल चाहे। चलें सर, बस 1 मिनट मुझे दे, मैं हैंड आउट शेयर कर लूं। चले सर आगे आते हैं, मुझे बताएं। चले सर आ जाए। हमने कहा गुडविल क्या होती है, किसके पैसे होते हैं, नाम के पैसे, नाम के पैसे। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं। IAS 38 हमें कहता है 5 तरह के इंटेंजिबल ऐसे हैं, अगर इंटरनली जनरेटेड हो तो हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सटर्नली एक्वायर्ड किए हो या बिजनेस कॉम्बिनेशन में आए तो कर सकते हैं। कौन कौन से वो इंटेंजिबल्स हैं, जल्दी बताएं। ब्रांड, गुडविल, कस्टमर लिस्ट और मास्ट हेड्स, है ना सर। तो हमने कहा क्विकली आ जाएं सर, आ जाए। हमने कहा सबसे पहली चीज बिजनेस कैन नॉट बी कैपिटलाइज, कैन नॉट बी इफ इंटरनली जनरेटेड। नोट करते जाए अपने पास सर, ये सब चीजें IAS 38 से रिलेटेड। पहली चीज क्या था, गुडविल। अगली चीज ब्रांड। तीसरी चीज मास्ट हेड्स। चौथी चीज पब्लिशिंग टाइटल। पांचवी चीज क्या थी, कस्टमर लिस्ट। चलें सर आ जाए, अब हम पढ़ते हैं सर ये गुडविल क्या चीज होती है। नाम के, IAS ने क्यों मना किया, नाम के पैसे क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव चीज है। हमने कहा यूनिलीवर कहता है हमारा नाम ज्यादा, और PNG कहता है कि हमारा नाम ज्यादा, है ना सर। इंसान को तो खुशफहमी होती है ना, इंसान को क्या होती है, खुशफहमी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मर्द हजरात को खुशफहमी ये होती है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है, सही है सर। और खवातीन को ये खुशफहमी होती है कि ये जो एक्ट्रेसेस वगैरह आती हैं टीवी में, ये माहिरा खान वगैरह, ये प्लास्टिक सर्जरी है, इनके मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे, नहीं तो हमें भी ये सब मिले तो हम तो इनसे आगे की चीज है, सही है सर। तो हमने कहा ये खुशफहमी है। IAS भी समझता है कि इंसान को क्या है, खुशफहमी है, इसीलिए गुडविल अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ब्रांड का भी यही है। हमने कहा भाई सेफ गार्ड बड़ा ब्रांड है, लाइफ बॉय, फड्डा है। मास्ट हेड्स क्या होते हैं, सिंपल अल्फाज में लोगो, है ना सर। जियो न्यूज का जीम, ये लोगो क्या इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर। पब्लिशिंग टाइटल, ICAP कौन सा मैगजीन निकालता है, द अकाउंटेंट। आप भी इंशाल्लाह क्वालिफाई होंगे, बच्चों को नहीं आते लेकिन आपको न्यूज लेटर आता होगा, द अकाउंटेंट। जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके घर पे हर 3 महीने में एक दफा ये आएगा। ये इसके राइट्स ICAP के पास है, द अकाउंटेंट। अब जो द अकाउंटेंट है ना, ये जो अकाउंटेंट जो मैगजीन है, इसको अपने पास जो है सर रिकॉर्ड और कस्टमर लिस्ट रिलेशनशिप। यूनिलीवर ने कहा हमारे कस्टमर हम पे जान छिड़कते हैं, क्या हम उन कस्टमर्स को एसेट के तौर पे कैपिटलाइज कर दें। हमें कहा गया नहीं, इजाजत नहीं है सर। क्या हम क्लियर हैं यहां तक, चले सर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो, बस जो साल की मेंबरशिप होती है 18,500
उसी में कवर होता है। आए सर आए, अब हमारे हैंड आउट स्क्रीन पे शेयर करने लगे। चले सर, आ जाए मेरा बच्चा, आ जाए। हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे आ जाए। हैंड आउट के पेज नंबर 2 पे। हैंड आउट सबको मिल गया है? अजान हो रही है? अजान शुरू हो गई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे अगर हमें आवाज नहीं आ रही तो। चले सर, होने वाली है, जल्दी से देखते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। पेरेंट होती है और उसकी ग्रुप का मतलब है सब्सिडरीज। पेरेंट कौन होता है? अब्बू, जो कि कंट्रोल करते हैं, और एक या उससे ज्यादा सब्सिडीज। और हमने कहा सब्सिडरी कौन होती है? जो कि सब्सिडरी कंडीशंस 50% से ज्यादा होल्डिंग और मेजॉरिटी इन। अब सर इधर देख लें, गुडविल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। सर पॉजिटिव गुडविल तो समझ में आती है, नेगेटिव कैसे होगी? कौन बेवकूफ होगा कि अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू से कम में बेच दे? जब हमने कहा था सर एसेट्स की जो वैल्यू आ रही हो उसको सब्सिडरी जो है अपने पास जो है, हमने उसको पता हो रिकवर नहीं। याद है वो के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल? के इलेक्ट्रिक की बुक्स में सिंध हुकूमत के रिसीवेबल आ रहे थे। अबराज ग्रुप जब उसको लेने गया के इलेक्ट्रिक को, तो अबराज ग्रुप ने क्या कहा? अबराज ग्रुप को पता था यार सिंध हुकूमत के रिसीवेबल हैं 40 बिलियन रुपीस के, लेकिन अबरा और उसको राइट ऑफ भी नहीं किया। के इलेक्ट्रिक ने भाई पूछा क्यों नहीं किया राइट ऑफ? बोला यार पाकिस्तानी हुकूमत की गारंटी है। अब पाकिस्तानी हुकूमत क्या कहती थी? हर साल 2-2 बिलियन जो है टैक्स की मद में एडजस्ट कर लो। अब राज ग्रुप ने कहा कि यार 2 बिलियन का नया बिल हो जाता है, 2 मिलियन एडजस्ट करते हैं, 40 का बैलेंस 40 का खड़ा रहता है। अब राज ग्रुप को पता था ये 40 बिलियन है तो एसेट, लेकिन किसी काम के। तो उन्होंने जब खरीदा के इलेक्ट्रिक को, तो बोला बेटा इस 40 बिलियन को राइट ऑफ तो हम नहीं करेंगे, तुम नहीं करोगे हमें पता है, हम भी नहीं करेंगे लेने के बाद। नहीं तो अगर हमने राइट ऑफ कर दिया तो हुकूमत पाकिस्तान बोलेगी टाटा बाय बाय। बोला हम बुक्स में रहेंगे लेकिन ये मिलने कभी भी। तो इस केसेस में क्या आ जाती है सर? नेगेटिव गुडविल। क्या आ जाती है? नेगेटिव गुडविल। और ये हमने पढ़ा हुआ है गुडविल पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर गुडविल पॉजिटिव है तो क्या कहते हैं? पेरेंट विल शो इट एज इंटेंजिबल एसेट। और अगर गुडविल नेगेटिव है तो पेरेंट विल शो इट एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से अकाउंट्स में आएंगी? इंडिविजुअल या कंसोलिडेटेड? कंसोलिडेटेड। याद है ना 3 बातें? इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते रहेंगे, अभी जो लिखी थी हमने। दूसरी बात क्या लिखी थी? कोई ट्रायल बैलेंस लेजर नहीं होता। सर क्या हमें रूल्स पढ़ते और नमाज का ब्रेक लेते हैं? रूल्स क्या कह रहे हैं? रूल्स ऑफ कंसोलिडेटेड एसओएफपी। एड ऑल एसेट्स एंड liabilities of parent and subsidiary irrespective of percentage of holding and date of परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और डेट ऑफ एक्विजिशन को इग्नोर करके ऐड करने। क्यों ऐड करने? याद है कॉन्सेप्ट्स? क्योंकि हमने कहा एसेट्स 100% लो, आपके बेशक 100% ना हो, किसी और का हिस्सा है उसको क्या शो करोगे? एनसीआई। और डेट को भी नहीं देखना। डेट को क्यों नहीं देखना? क्योंकि हमने कहा डेट को इसलिए नहीं देखना, बैलेंस शीट एज एट पोजीशन पे बनती है। बैलेंस शीट हम रूल्स ऑफ एसओएफपी पढ़ रहे हैं। फिर आगे बढ़े, गुडविल को शो करेंगे आफ्टर इंटेंजिबल एसेट्स। कह रहे हैं डू नॉट ऐड इक्विटी अकाउंट्स ऑफ सब्सिडी के इक्विटी अकाउंट्स को ऐड नहीं करते, हम खरीदते उसके क्या है? नेट एसेट्स हैं। फिर हमने कहा चौथी चीज, एनसीआई को कहां शो करेंगे? और पांचवी चीज, एलिमिनेट इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। आपस का रिसीवेबल पेबल शो नहीं कर सकते। सही है सर? फिर हमने लिखा है नोट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर ऑफ सब्सिडरी फ्रॉम एक्विजिशन टिल रिपोर्टिंग डेट। सर नमाज का ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे और जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह सवाल की तरफ आज ही आ जाएंगे। आप टेंशन ना लें, आधे घंटे में एडजस्टमेंट डिस्कस दें और सवाल करेंगे, उसमें मजीद चीजें आती जाएंगी। ब्रेक है 15 मिनट का मेरा बच्चा।
अब फाइनल में बच्चा नहीं आएगा फिजिकल क्लास में। बच्चे को मजा लग गया ना ऑनलाइन का, अब बच्चा नहीं आएगा। बच्चे से ज्यादा फर्म को मजा लग गया। अच्छा हाँ, गुलशन में आया होगा कहीं। बेटा क्लास इंशाल्लाह मेरा बच्चा इशा तक है। चले सर आ जाए। अगली जो हम काम करने वाले हैं, अगला जो काम सर एडजस्टमेंट्स पे आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पे आ रहा है। अभी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें, फिर उसको समझते भी है। समझे क्या सर? आपके दिमाग में जहां कहीं वो समझ दफन हुई हुई है उसको निकालते हैं, वापस निकालते हैं सर, निकलेगी। निकलेगी निकलेगी इंशाल्लाह जरूर निकलेगी। कॉपी करते जाए मेरा बच्चा। ग्रुप रिजर्व, कुछ बच्चे सीआरई को ग्रुप रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। चले सर ये कॉपी करें एक दफा, मैं पढ़ भी देता हूं मेरा बच्चा इसको। अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर हमने एक चार्ट बनाया है, अर्न्ड बाय पेरेंट और अर्न्ड बाय सब्सिडरी। पेरेंट के केस में हमने लिखा है, इन्वेंट्री के केस में एंट्री सिर्फ अभी लिखी, अभी समझेंगे। सीआरई स्लैश डाल के लिखा है जीआर, जीआर बोले तो ग्रुप रिजर्व, सीआरई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कुछ बच्चे इसको ग्रुप रिजर्व के नाम से पढ़े हैं और कुछ बच्चों ने कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में एंट्री बनाएंगे ग्रुप रिजर्व डेबिट पीपी क्रेडिट। अर्न्ड बाय सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी ने कमाया है तो पीपीए केस में सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट पीपी क्रेडिट, इन्वेंट्री के केस में सब्सिडी रिटेन अर्निंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और सर ये वर्किंग की है, कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स और कैरिंग अमाउंट इफ एसेट नेवर सोल्ड। अब आए सर इसको जरा समझेंगे, सबकी तवज्जो चाहूंगा मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो मैं चाहूंगा।
चले सर आगे बढ़े, बढ़े आगे, चले सर। अच्छा मुझे एक बात बड़े आराम से सर सब बता दें। मेरे एक बहुत अजीम उस्ताद हैं जिनकी मैं दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं, जिनका नाम है सर माजिद मसूद। कितने लोगों ने सर माजिद से कंसोलिडेशन पढ़ा है? कंसोलिडेशन उनसे पढ़ा है, सही है, सिर्फ उनसे पढ़ा है सर माजिद से कंसोलिडेशन, सही है, सिर्फ सर माजिद से। सर क्यों सर माजिद इसलिए पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा, क्योंकि सर माजिद कैफ लेवल पे सब टीचर जिस मेथड से कराते हैं सर माजिद भी सही करवाते हैं, क्योंकि उनका मेथड कंसोलिडेशन का दूसरा है, वो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स नहीं करवाते, सही है सर। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि हमें अंदाजा हो जाए कि अगर वो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स नहीं करवाते, दूसरे मेथड से करवाते हैं, तो उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर वो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स पे आ जाए। वजह यह है कि सर यहाँ पर सवाल बहुत 25 नंबर से कम का सवाल नहीं आता, सवाल को कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट जरूरी है, घबराइएगा नहीं, बहुत सिंपल चीज है, आपको आराम से समझ में आएगी। चले सर अब कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमने कहा अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है सुनिएगा। सर जब हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं तो पेरेंट और सब्सिडरी कौन होते हैं? एक होते हैं। अब हमने कहा क्या होते हैं? एक। अब आपको पता है ना सर, घर की बात अलग होती है, आपके अब्बा आपको जितना भी बुरा भला कहें, जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन बाहर जो है कभी अपने दोस्त के यहाँ पर जाएंगे तो कभी ये नहीं कहेंगे कि नालायक औलाद है मेरी, वो आपकी कहीं ना कहीं तारीफ कर लेंगे, सही है सर। अगर आपके अब्बा कहते हैं तो आपने बस फिर अब्बा का बहुत ज्यादा जो है ना दिल दुखाया हुआ है, क्या है कि अगर अब्बा आपकी, लेकिन सर हमने कहा तो घर के मामलात अलग होते हैं, बाहर के मामलात अलग होते हैं, ऐसा ही होता है। मैंने आपको शुरू में एक कॉन्सेप्ट दिया सर, कंसोलिडेशन का कई मतलब ये नहीं होता इंडिविजुअल अकाउंट्स ना बने पेरेंट और सब्सिडरी के, इंडिविजुअल अकाउंट्स अपनी जगह बनते हैं, ये इजाफी अकाउंट्स होते हैं। सर इजाफी इंडिविजुअल अकाउंट्स में, अब सुनिएगा कॉन्सेप्ट सुनिएगा सर, इंसान जो है वो किसको अक्वायर, मतलब कंपनी किसको अक्वायर करती है? अपने सप्लायर को अक्वायर कर लेती है, अपने कॉम्पिटिटर को अक्वायर करती है। कॉम्पिटिटर को क्यों अक्वायर करती है? कल कला को इतना बड़ा ना हो जाए कि हमें आंखें दिखाए, है ना सर। जैसे हमने कहा अलीज ग्रुप जो है उन्होंने क्या किया, दराज को अक्वायर कर लिया, कि ऐसा ना हो कि कल कला को ये पाकिस्तानी जो अभी मंगवा रहे वो मार्केट जाए, बांग्लादेश वगैरह में भी एक्सपेंड करे, इससे पहले इसको क्या करो, खरीद लो। सर इसी तरीके से कंपनीज क्या करती हैं, अपने सप्लायर को अक्वायर कर लेती है। क्यों अक्वायर करती है? क्योंकि हमने कहा कल कला को सप्लायर खुद जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर बन के हमें साइडलाइन ना कर दे। यूनिलीवर अक्वायर कर लेता है किसको? अपने सप्लायर को। फतेह अली केमिकल्स को यूनिलीवर ने क्या किया, अक्वायर कर लिया, कि कल कला को वो अपना सर्फ एक्सल बना के बेचने। अब सर जब वो अक्वायर करता है, सुनना, जब वो अक्वायर करता है तो सेल्स परचेस ट्रांजैक्शन तो चलती रहती है, हमने अपने सप्लायर को अक्वायर कर लिया, अब मेरी उससे सेल्स परचेस ट्रांजैक्शन चल रही है, इंडिविजुअल बुक के हिसाब से सही है। लेकिन सर ईयर एंड आता है ना, तो आईएएस कहता है भैया देखो, अगर मैं अपनी गाड़ी अपने भाई को बेच दूं 8 लाख की गाड़ी 10 लाख में, और मेरा भाई भी आगे गाड़ी 10 की 12 में बेच देना, तो घर के लिए अच्छा है। घर ने 4, मतलब अफेक्टिवली देखा जाए तो घर ने 2 लाख कमा लिए ना। 8 की गाड़ी एक भाई को 10 को गई, 10 की 12 में चली गई, तो 2 लाख कमा लिए भाई ने भी घर। अब सर लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी अपने भाई को बेचता हूँ 8 की 10 में, भाई से वो गाड़ी नहीं बिक रही, तो सर देखा जाए ना तो घर की इनकम जीरो है। मैंने भाई से 10 लाख लिए तो मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन भाई को अभी प्रॉफिट है, तो घर ने कुछ नहीं कमाया। अनरियलाइज प्रॉफिट की भी कहानी ऐसे ही है। आईएएस कहता है सब्सिडी पेरेंट को माल बेच रहा है, पेरेंट सब्सिडी को बेच रहा है, जो बिक गया वो सही है, जो नहीं बिका उसके साथ एक मसला है। क्या? उसके अंदर प्रॉफिट छुपा हुआ है ग्रुप का ही, वो ग्रुप के प्रॉफिट की वजह से इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई है, तो जिस पार्टी ने बेचा है उसकी बुक्स में क्या करो, तो एंट्री बना दो, सीआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर पेरेंट ने बेचा है, प्रॉफिट पेरेंट का अनरियलाइज हटा दो, इन्वेंट्री को भी वापस कॉस्ट पे ले आओ, क्योंकि अब ग्रुप के लिहाज से तुम क्या हो, एक हो। याद आई एडजस्टमेंट, बचपन में पढ़ी है। और अगर सब्सिडी ने बेचा है, सब्सिडी रिटेन अर्निंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगली चीज है, अगर पीपी के अंदर ये कहानी हो तो कैसे हो सकती है? सर पीपी के अंदर हो सकती है, सुनिएगा सर,
भाई पेरेंट सब्सिडी को याद रखो, प्रैक्टिकल लाइफ ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जब कहीं ऑडिट के लिए जाओ ना मेरा बच्चा, तो एक बार दिमाग में रखना, कंसोलिडेशन में सब्सिडी के प्रॉफिट को या पेरेंट के प्रॉफिट को बूस्ट देने के लिए ये बड़ी कॉमन एग्जांपल होती है। पाकिस्तान में तो खैर इतना वो कल्चर नहीं है, वरना दुनिया भर में होती है। मेरी सब्सिडी 20 मिलियन के लॉस में है, किसमें है? मुझे अभी उसको प्रॉफिट में लाना है, मुझे उसको लिस्टिंग पे बेचना है। सब्सिडी को मैंने कहा यार एक काम करते हैं, तुम साल के मिड में जाओ, ऑडिटर थोड़ी है भैया, मिड में जाओ, जून में गया था ना ऑडिटर, जुलाई में जाओ और एक ट्रांजेक्शन बनाओ, तुम अपना एक एसेट 70 मिलियन का मुझे भेज दो 100 मिलियन। पेरेंट ने कहा 70 का है, मुझे क्या भेज दो एसेट 100 मिलियन में बेच दो, उससे तुम्हारी बुक्स में 30 मिलियन का गेन आ जाएगा। अभी नेट लॉस 20 मिलियन का लॉस आ रहा है, 30 का गेन आया, नेट 10 का गेन बन गया। ये ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपको इस ट्रांजेक्शंस की रीजनिंग पूछनी है, क्यों की है, इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों है, मार्केट टर्म्स कंडीशन देखनी है। सही है सर, बट ट्रांजेक्शन होती है। यूनिलीवर के मैंने जैसे एग्जांपल अक्सर देता हूँ, यूनिलीवर वर्ल्ड के अंदर सर एक यूनिलीवर का OLX है, क्या है भाई, पाकिस्तान में एक नई लॉन्च की, फेल हो गई। अब मशीन तो सर पे पड़ी है ना, क्या करें भाई, इन्होंने नई लॉन्च की, किसी जमाने में यूनिलीवर ने वो बनाने की कोशिश की और पंजाब में लॉन्च किया उसको कि यार वो एक अंडे का सालन टाइप की कोई ऐसी वो कोशिश की, वो नहीं बना, इससे एक पैकेट आता था उसके अंदर ना, वो बहुत कोशिश की, चल ही नहीं सका, वो चल ही नहीं सका। यूनिलीवर ने कहा उसकी मशीन तो ले ली हमने, अब क्या करें, तो यूनिलीवर ने, यूनिलीवर का जो OLX पोर्टल है उस पर दुनिया भर की यूनिलीवर कंपनीज है, उस पर वो मशीन फॉर सेल डाल दी, उस पर वो मशीन क्या करी, फॉर सेल डाल दी कि भाई जिसको चाहिए वो हमसे ले ले। अब सपोज करो यूनिलीवर पाकिस्तान सब्सिडरी है यूनिलीवर PLC यूके की, यूनिलीवर यूके ने वो मशीन पाकिस्तान से खरीद ली, तो तुम्हारे पास नहीं चला, हमारे पास चलेगा। सही है सर। अब जब वो मशीन इन्होंने खरीद ली यूनिलीवर से, तो ट्रांजैक्शन नॉर्मल हुई, रिकॉर्ड तो हुई, लेकिन IAS कहता है ईयर एंड पर मैं इस ट्रांजैक्शन को नहीं मानता, आपको ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है। हमने कहा रिवर्स कैसे करें, उसने कहा मैं एक आसान सी वर्किंग बताता हूँ। वर्किंग क्या है ये अभी हम सब करेंगे सर, घबराए नहीं, सब सवालों में कवर होंगे, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ये सब चीजें आप करके पास कर चुके हैं। कैरिंग अमाउंट आफ्टर और कैरिंग अमाउंट इफ एसेट नेवर, ये वर्किंग आप करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको बेचने वाली पार्टी की बुक्स में रिवर्स कर देंगे। सही है सर। क्या मतलब, आफ्टर सेल्स आपने प्रॉफिट पे बेचा होगा, यूजुअली प्रॉफिट आया, नहीं बिकता तो क्या वैल्यू होती, जो नेट डिफरेंस है डेप्रिसिएशन के साथ, उसको आप क्या करेंगे, बेचने वाली पार्टी की बुक्स में रिवर्स करेंगे, एंट्री बनाएंगे CRE ग्रुप रिजर्व डेबिट PPE क्रेडिट, सब्सिडी रिटेन अर्निंग डेबिट PPE क्रेडिट। सही है सर। तो ये ट्रांजेक्शन थी अनरियलाइज प्रॉफिट की। आए सर आए, अब इसको जरा देखते हैं हैंड आउट से भी। सर ऑडिटर ने अगर निकाल दिया ना तो फिर कुछ भी नहीं होता, बाद में रिवर्ट थोड़ी करते हैं, वाकई में उसका एसेट खरीद लेते हैं। चले सर आ जाए, अनरियलाइज प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शंस आपको नजर आ रही है मेरा बच्चा। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री देखिए, हमने एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री। एग्जांपल 1, URP on inventory sales by parent to subsidiary. Parent limited sold goods to subsidiary limited costing rupees 50 million at rupees। अब देखें हमने एंट्रीज बनाई है, पेरेंट बुक्स सब्सिडियरी बुक्स, पेरेंट ने अपनी बुक्स में बनाई बैंक डेबिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री। अब ईयर एंड पे हम अज्यूम कर लें सब्सिडी से वो चीजें नहीं बिकी, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट। अब मसला क्या हुआ है सर, मसला ये हुआ है कि पेरेंट ने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया है, इन्वेंट्री की वैल्यू जो 50 की थी वो कितनी हो गई है, 60 हो गई है। कंसोलिडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ा, 10 का प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ा। क्या हम क्लियर हैं? अगली ट्रांजैक्शन एग्जांपल 2, अब हमने कहा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमने कहा सर URP ऑन इन्वेंट्री सेल्स बाय अ पेरेंट टू, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। हमने क्या कर दिया सर, सब्सिडरी ने पेरेंट को जब बेचा तो हमने कहा सब्सिडरी के पेरेंट को बेचने के बाद इन्वेंट्री डेबिट बैंक सब्सिडरी बुक्स, बैंक डेबिट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री। अब देखें सोना को हमने यहाँ पे डेबिट किया है, सोना मतलब होता है सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग्स,
और इन्वेंट्री। और अगर हम इसका ब्रेकअप देखें उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंसोलिडेशन दूसरे स्टाइल से पढ़ा हुआ है, सीआरई में इसका 80% इम्पैक्ट जाएगा, एनसीआई में कितना जाएगा 20%। इन्वेंट्री हो गई क्लियर, है ना सर। आए सर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हुए हम ऑल ट्रांजैक्शंस को देखें। आए सर, आए ऑल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। किन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे सर? आए सर, आए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट याद है आपको? सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती थी? सबसे पहले मुझे उसका बैकग्राउंड बताओ। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का देखो, दिमाग चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ, सवाल पे भी आएंगे। नहीं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है भाई? आईएएस कहता है गुडविल जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव चीज है। गुडविल क्या है? सेंसिटिव चीज है। सेंसिटिव का मतलब क्या है? आईएएस कहता है सब्जेक्टिव है। भाई गुडविल नाम के पैसे, अब नाम के कितने पैसे हमें क्या पता है ना सर? नाम के कितने पैसे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लगा भी लिया ना तो आईएएस ने कहा सही अंदाजा लगाओ। अब हम गुडविल निकालते कैसे? हम सर गुडविल निकालते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से लेस क्या करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ये क्या वर्ड यूज करते हैं? फेयर वैल्यू। सर ये हम वर्ड यूज करते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? आईएएस ने हमें बाउंड किया कि जब तुम सब्सिडरी को खरीद रहे हो ना, तो सब्सिडरी की बुक्स में यूजुअली एसेट होता है आईएएस 16 के कॉस्ट मॉडल के हिसाब से, या हर आईएएस के हिसाब से कॉस्ट पे चल रहा होता है। आईएएस ने हमें कहा बेटा सब्सिडरी के एसेट को तुम्हें किस पे लेके जाना है? फेयर वैल्यू पे। किस पे लेके जाना है? हमने पूछा आईएएस भला क्यों? तो आईएएस ने उस क्यों का जवाब दिया कि भैया ये फिगर मैं चाहता हूं कि जितनी हो सके क्या है, उतनी एक्यूरेट है। उतनी क्या है? एक्यूरेट। तो इसको हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की सूरत में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सब्सिडी की बुक्स में एसेट किस पे आ रहे होते हैं? हमने कहा कॉस्ट के ऊपर आते हैं। हम इसको कहा क्या करते हैं? फेयर वैल्यू पे लेकर के जाते हैं। अब एक बात जो मैं बड़ी पते की लिखवाता था, वो तुम्हें यहाँ पर दिमाग में अभी भी याद हो ना याद हो, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं आपको एक बात बताता था, वो सोना के रिपोर्टिंग डेट वाले कॉलम पे आएंगी। सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो सोना के अंदर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में एक्विजिशन डेट वाले कॉलम में आएगी। वो कौन सी है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये वो वाहिद एडजस्टमेंट है जो एक्विजिशन डेट को भी इंपैक्ट करेगी, वरना सारी एडजस्टमेंट किसको इंपैक्ट करती है? चाहे वो यूआरपी वाली हो, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एक्विजिशन डेट को इंपैक्ट करती है। वो कौन सी है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इसको अपने पास नोट करो, कहीं नोट करो, ये भूलो नहीं। ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट will impact, only fair value adjustment will impact, will impact what? Acquisition date, acquisition date net assets, acquisition date net assets। याद रखना सर, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं सारी की सारी क्या करती हैं? सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पर आती हैं। सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो कि एक्विजिशन डेट पर भी आती है। क्या हम क्लियर हैं? यस और नो? चले सर, अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक एग्जांपल पढ़ाएंगे जिससे आप इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएंगे। चले सर, अब आ जाए पेज नंबर 4 पे आ जाए मेरा बच्चा, पेज नंबर 4। अल्लाह भला करिए, मेरे किसी कैफ के स्टूडेंट ने ये हैंडआउट बनाया था, पता नहीं कौन था, गुमनाम था, मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन जो शुरू के 5-6 पेजेस है ये कैफ के स्टूडेंट ने किसी जमाने में बनाए। आए सर आए। सपोज बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इज एट ₹1 लाख in subsidiary books and according to parent it should be ₹1,10,000। अब सबकी तवज्जो बोर्ड पे।
कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से एक्विजिशन डेट पे वैल्यू कितनी है? सब्सिडरी की बुक्स के हिसाब से कितनी आ रही है? 1,00,000। सर डिफरेंस कितने का है? एक्विजिशन डेट पे डिफरेंस कितने का है? 10,000। अब हमने कहा सब्सिक्वेंट, इसके ऊपर आपको याद होगा डेप्रिसिएशन इंपैक्ट भी आएगा। सपोज करो इसमें लिख भी लो कि लाइफ कितनी है? 10 साल। लाइफ कितनी है? 10 साल। अगर आप इसमें लिख लें कि लाइफ 10 ईयर्स है, हमने कहा लाइफ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स है ना सर। तो हमने कहा 10 ईयर्स है। सब्सिडी ने अपनी बुक्स में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी? 10,000। हमने कितनी चार्ज की? 11,000। इसका मतलब है सर 1,000 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमारे हिसाब से होनी चाहिए। सब्सिडी ने अपनी बुक्स में चार्ज नहीं की होगी। तो सर हम इसको कैसे निकालते थे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल के एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट पे। अभी पहले सवाल में सीख लेंगे अगर हम भूल भी गए। फॉर्मूला उसका सामने आपके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एज एट रिपोर्टिंग डेट निकालनी है तो क्या करेंगे? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन डेट डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ एट रिपोर्टिंग डेट। ये जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो फिगर आएगी वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट रिपोर्टिंग डेट जो कि 9,000 की आ जाएगी। सही है सर? चले सर, ये सब चीजें तो बच्चों जैसी आप कहेंगे सर बोर हो रहे हैं, तब हम आपको सवाल पे लेकर आएंगे। सवाल से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। यहाँ तक सब क्लियर है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉल हो गई, वजह पता चल गई। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और छोटे से कॉन्सेप्ट में मेरे सवालों का जवाब भी तुम्हें देना है। फिर आएंगे सवालों में, बाकी एडजस्टमेंट इंशाल्लाह सवालों में कवर होंगी। जहां जरूरत पड़ी हम यहाँ पर आएंगे। अब सबकी तवज्जो जरा, कॉपी नहीं। सर गुडविल के कितने मेथड होते हैं? याद है ना, पिछली क्लास में हमने इंपेयरमेंट में भी देखा था। गुडविल के भैया कितने मेथड? एक मेथड कौन सा है? प्रोपोर्शनेट है ना सर, और दूसरा फुल। एक मेथड प्रोपोर्शनेट है और एक फुल गुडविल मेथड। फुल गुडविल, प्रोपोर्शनेट गुडविल और फुल गुडविल मेथड। अब बड़े गौर से सुनना सर, इसके अंदर गुडविल सिर्फ किसकी होती है? ओनली पेरेंट। फुल गुडविल मेथड के अंदर गुडविल, गुडविल हमने कहा पेरेंट एंड एनसीआई। एनसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नॉन कंट्रोलिंग बोथ। ऐसा ही है? मुझे बताएं, अगर ये वाली गुडविल इंपेयर होगी, इंपेयरमेंट आ सकती है गुडविल की वैल्यू में कमी, जैसे बढ़ती है वैसे, लेकिन बढ़ने को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंटरनली जनरेटेड है। कौन मना करता है? IAS 38। इंपेयरमेंट ओनली टू पेरेंट। इंपेयरमेंट सिर्फ और सिर्फ किसको जाती है? हमने कहा इंपेयरमेंट टू बोथ पेरेंट एंड एनसीआई। सही है सर? ये डब्बे वाली बात कुछ को याद होगी, कुछ को सवालों के दौरान याद आ जाएगी। नेगेटिव गुडविल ओनली टू पेरेंट irrespective of goodwill। सर वजह याद है किसी को? क्या वजह थी? पेरेंट को फायदा हुआ है, पेरेंट ने खरीदा है। हमने कहा इसकी सबसे मेन वजह ये थी, फुल गुडविल मेथड में हम एनसीआई को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू पे। अब अगर हम उसको नेगेटिव गुडविल भी एक्विजिशन डेट की दे देंगे तो अपनी फेयर वैल्यू से छते फाड़ देगा, और अगर अपनी फेयर वैल्यू से वो बढ़ जाएगा तो वो हमने कहा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रहेगा। इसीलिए नेगेटिव गुडविल सिर्फ और सिर्फ किसकी है? पप्पा नहीं है ना सर। तो आगे बढ़े, एक कॉपी करें। किस कदर आसान है सर ये सब चीजें, माशाल्लाह तुम लोगों को तो याद था। एक ही जो टॉपिक है जो तुम लोग सबसे अच्छे से पढ़ के जाते हो FR2 में। सर साल भर पहले पढ़ा था, लेकिन कंसोलिडेशन वो टॉपिक है जो आपको याद होगा।
तेरा समझ सकता हूं मैं। चलें सर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव गुडविल अभी समझ, नेगेटिव गुडविल ये होता है कि ऑलरेडी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई पे, वो फुल गुडविल मेथड में एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती है ऑलरेडी, तो हम फेयर वैल्यू से ऊपर नहीं लेकर जा सकते ना। पेरेंट ने खरीदी है, ये सेकेंडरी वजह है, मेन वजह ये होती है कि फुल गुडविल मेथड में ऑलरेडी एनसीआई फेयर वैल्यू पे होती है। चलिए सर, अगर आपको ये मेथड, अभी हम सवाल करेंगे तो आपको बड़े आराम से एक सवाल एक सुकून से करेंगे। किससे करेंगे? सुकून से। क्या कह रहे हैं? IS 38 डायरेक्टली नहीं, बिल वास्ता नहीं, बिला वास्ता है। IS 38 डायरेक्टली नहीं है सीफेप में, लेकिन इनडायरेक्टली है। 1037 में इनडायरेक्टली है। 1037 से सही साहब ने एक और चीज याद दिला दी, जो कि हमें अभी पहले सवाल में जरूरत पड़ेगी। कंटिजेंट्स इन सब्सिडरी बुक्स। 1037 याद है? IS 10, IS 37 तीन चीजों को डील करता है। क्या? प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट एसेट्स। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिसको सिर्फ हम डिस्क्लोज करते हैं। प्रोविजन की तीन कंडीशन है, कौन कौन सी? ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो हम कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं। ऐसा ही है। अब आईएस ने हमें एक बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर। हमने कहा क्या आईएस ने कहा सब्सिडरी को खरीदने जाओगे? हमने कहा हाँ जाएंगे। आईएस ने कहा सब्सिडरी की बुक्स में चांसेस हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी भी और कंटिजेंट एसेट्स भी हो। हमने कहा हाँ। कंटिजेंट लाइबिलिटी का सिंपल अल्फाज में मतलब क्या है सर? वो लाइबिलिटी जो अभी हमारी लाइबिलिटी है नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, हमने डिस्क्लोज किया है। और कंटिजेंट एसेट वो एसेट जो कि हमारा एसेट फ्यूचर में हो सकता है, अभी है नहीं। तो आए सर, आए कंटिजेंट्स इन सब्सिडरी बुक्स अगर हैं तो हमने कहा सर या तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी, या तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी, या तो कंटिजेंट एसेट। अगर कंटिजेंट लाइबिलिटी है तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बचपन में तुम पढ़ते हो आईए में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पेसिमिस्ट बन जाओ। क्या बन जाओ? पेसिमिस्ट, है ना सर? हमेशा नेगेटिव सोचो। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंस फॉलन रिकॉर्ड कर लो, इनकम जब तक कंफर्म ना हो जाए। सही है सर? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का क्या है? तकाजा है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी को ट्रीट एज नॉर्मल लाइबिलिटी फॉर कंसोलिडेशन। सब्सिडरी ने बेशक कंटिजेंट के तौर पे डिस्क्लोज किया हो, कंटिजेंट का मतलब ही क्या है? डिस्क्लोज किया है, रिकॉर्ड। हमें कंसोलिडेशन में इसको क्या ट्रीट करना है? नॉर्मल लाइबिलिटी ट्रीट। और अगर सब्सिडरी की बुक्स में कंटिजेंट एसेट है तो यहां भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये क्या कहेगा? ओनली डिस्क्लोज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट रिकॉर्ड। जबकि यहां पर जब हम कह रहे हैं कंसीडर एज नॉर्मल लाइबिलिटी, तो इसका मतलब है यहां पर हम कह रहे हैं रिकॉर्ड करो लाइबिलिटी। सब्सिडरी बेशक सिर्फ डिस्क्लोजर दे रही है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा है तुम इसको प्रॉपर लाइबिलिटी मानो। ये कॉपी करें सर, फिर सवाल पे जाते हैं। हाय सर, बच्चे माशाल्लाह पूरी बोल रहे। हाँ आए सर, आए, अब आगे बढ़ेंगे। ठंड मचा रहे हैं, मैच भी देख सकते हैं।
और सर देखें रिकॉर्डेड में बच्चे वही ना, ये देखें ये बैठा हुआ है शरारती अब्दुल गफ्फार, ये कह रहा है सर रिकॉर्डेड में जो स्पीड तेज होती है 1.5 है ना सर। साथ साथ में मसला सर मैच भी तो चल रहा है ना, लोग घर पे आराम से मैच देख सक रहे होंगे ना, एक तरफ में। अल्लाह सर देखें जो बच्चे रिकॉर्डिंग टाइमली ले रहे हैं ना उनको तो कोई मसला नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग जब होती है ना तो बच्चा सुस्त पड़ता है। और फिर मेरा मानना है खुदारा मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ पांव जोड़ के कि IFRS 9 में कोशिश करना जितना फिजिकल आ सकते हो। IFRS 9 में फिजिकल आओगे ना तो सर ज्यादा मजा आएगा, उसके सवाल आते हैं सर। तो टॉपिक्स के ऊपर में कुछ टॉपिक में कहता हूँ रिकॉर्डिंग में भी समझ में आएंगे, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना तो अगर एक चीज आपके दिमाग में स्टक हो गई, अब आप सर से पूछ रहे हैं, सर के जवाब का इंतजार करें, फिजिकल में आप फौरन पूछ सकते हैं या लाइव, कम से कम लाइव ले लो। चले सर अब आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल करते हैं, बाकी एडजस्टमेंट्स हम करते रहेंगे। सवाल की अप्रोच, हमारा तरीका एक कार, और हमने कहा जब तक मैं ना कहूं हम कॉपी नहीं करेंगे। और एक तरीका सोना की हो रही है वापसी, है ना सर, किसकी वापसी हो रही है? जो आपकी जिंदगी से जा चुकी है, आप में से मेजॉरिटी को पास कराकर, सिर्फ एक अटेम्प्ट में पास नहीं करवाया जिसमें आई नहीं थी, है वो पता नहीं कौन सी अटेम्प्ट थी, कोई था जिसमें कंसोलिडेशन नहीं आई थी, सितंबर 18 जिसमें उसने, हाँ जवाब से एक सवाल भी आया यार, मैं जवाब देता हूँ, सुबह से क्लासेस में था। चले सर सवाल पे आ रहे हैं। सर देखें बच्चे बता रहे हैं उस अटेम्प्ट में नोट आ गया था कंसोलिडेशन का, आ जाए फ्रूट वाली अटेम्प्ट थी, सही कह रहे हैं फ्रूट वाली अटेम्प्ट थी। चले सर आपकी अपनी स्टडी टेक्स्ट का सवाल है मेरा बच्चा, पेज नंबर, मैंने कोशिश की कि वो सवाल ना डालूं कैफ वाले, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। एक्स लिमिटेड पेज नंबर 9, सवाल है एक्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एक्स एंड वाई एज एट 31 दिसंबर 2016 आर प्रोवाइडेड, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, मैंने आपको बताया था ना सर। इसमें आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसमें आ रहा है अवेलेबल फॉर, इसको अगर आप काट के सब अपने पास लिख लें, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। IFRS 9 में याद है आपने पढ़ा है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, अगर पढ़ा है तो, नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट की जगह लिख लें FVOCI, FVOCI फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर जो भी फेयर वैल्यू में चेंजेस आएंगे उनको हम OCI में रिकॉर्ड करेंगे। 4000 की आ रही है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इन्वेंट्रीज है, बाकी पूरी बैलेंस शीट है। अब आते हैं और हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए हम क्या पढ़ते हैं, आए कॉपी कोई नहीं करेगा मेरा बच्चा दिया। हमने क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड अब 75% इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड। सर एक मिनट, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर है ना सर, ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर। लेकिन यहाँ पे हम अक्वायर कब कर रहे हैं? साल के दौरान, मिड ईयर में। तो मिड ईयर की एक्विजिशन का मतलब क्या है सर? फर्स्ट में फॉर ₹3.8 million इन्वेस्टमेंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर, इसको भी काट के क्या कर लेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू FVOCI, FVOCI। द गेन on its subsequent measurement as at 31 दिसंबर 2016 has been recorded within other reserve। अदर रिजर्व के अंदर शामिल, हमने का बढ़िया हो गया। इन एक्स लिमिटेड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाई लिमिटेड हैड रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कितनी? 3 एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग निकाल के दे दी, भले मिड ईयर है, आपको खुद नहीं निकालनी, निकाल करके दे दी। फिर कह रहा है इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ, कौन सा गुडविल मेथड है? फुल। निशानी क्या है फुल गुडविल मेथड की?
ये वर्ड लिखेगा कि एनसीआई को किस पे मेजर करते हैं। चाहे तो लिख लें कि ये निशानी होती है, इस लाइन को अंडरलाइन करके लिख लें कि फुल गुडविल मेथड की हमारे पास हिंट क्या होती है, एनसीआई एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट 1 में वॉज ₹1.6 मिलियन। फिर इसने कहा एज एट 1 मई 2016 को क्या हुआ, हमने कहा नेट एसेट्स अक्वायर्ड वाज दी सेम एज दी बुक वैल्यू एक्सेप्ट विद दी, इसने कहा उसके तमाम नेट एसेट सेम है, बिल्कुल बुक वैल्यू में जो है सिर्फ एक कुछ एक्सेप्शन थी। पहला क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ पीपी वाज ₹8 लाख हायर देन these assets were assessed to have an estimated useful life of from the date of acquisition of Y limited। फिर कह रहा है fair value of inventories was estimated at ₹2 lakh higher than the all of these inventories were sold by कब, 31 दिसंबर 16। फिर हमने कहा ये तो दो बातें हो गई, इन्वेंट्री और वो, तीसरी पे आते हैं। ऑन एक्विजिशन ऑफ X Limited identified an intangible asset that Y Limited developed but which met the recognition criteria of the intangible asset is expected to be benefit from the date of acquisition till 31 December 2017 and was valued at ₹1,50,000 at the date of। अगली चीज, a contingent liability which had a fair value of 2 lakh at the date of acquisition had a fair value of 84,000 at 31 दिसंबर 2016। फिर कह रहा है an impairment review was conducted at 31 December 16 and it was decided that the goodwill on acquisition was impaired of while it was impaired by कितने %, X Limited sold goods to for 3 lakh, half of the goods remained in inventories at 31 December 2000 making while X Limited makes 20% margin on margin है, no dividends were paid by either entity in the 31 दिसंबर 2016। रिक्वायर्ड में ये शख्स क्या कह रहा है, प्रिपेयर्ड कंसोलिडेटेड एसओएफपी, बढ़े आगे, आए सर आए कंसोलिडेटेड एसओएफपी। कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं, आपने नहीं बनानी, बनाने के लिए बहुत सारे सवाल दूंगा, हल्का सवाल है तो कूद मत पड़ो। इसमें भी एक चीज ऐसी है सर, इसमें एक चीज क्या अलग है जो हम कैप लेवल पे नहीं पढ़ते, बताओ। नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी भी पढ़ते हैं, ओसीआई हमने वहां पे हमेशा इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट पढ़ी है सब चीज को। सर हमने इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट पढ़ी है, वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पर हमने कहा कि रिक्वायरमेंट है। आए सर आए, कॉपी कोई नहीं करेगा, हर सवाल का एक होगा लर्निंग आउटकम। खुदारा तुम कंसोलिडेशन में अपने आप को जितने भी चीते समझते हो, यहां पर सर एक लम्हे के लिए, और अब ये सवाल जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ना, मैं अगले सवालों में बताऊंगा, ये सवाल के एंड में आपको सिखाऊंगा पेपर में आप कैसे करेंगे, क्योंकि सर पेपर में टाइम एग्जामिनर कमेंट्स में कह चुका है, हमने एक कमेंट भी पढ़ा था, क्या कहा था, बच्चा कंसोलिडेशन में बेतहाशा टाइम लगा देता है। तो मैं सिखाऊंगा कैसे, एक अप्रोच आपको याद होगी FR2 में हम पढ़ते थे फाइनल अकाउंट को अटेम्प्ट करने की, वही अप्रोच यहाँ लगाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पर टाइम कम होगा, बहुत कम होगा। आए सर आए, सबसे पहले हमने कहा पास है होना तो बनानी है, तो सोना रिटर्न जैसा ही है, रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन, डिफरेंस। अब सर कुछ कॉन्सेप्ट में देता चलो, कुछ कॉन्सेप्ट हम यहीं पे देते चलेंगे, खुदारा जो है सब तवज्जो रखें सर साथ। भाई ये क्या कह रहा है, ये शख्स हमें कह रहा है हमने
सोना के अंदर सर याद रखना है कितनी चीजें आती हैं, दो यादें कौन कौन सी? सब्सिडरी की इक्विटी अकाउंट, इक्विटी अकाउंट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सब्सिडरी के नेट एसेट्स डालने होते हैं। और क्या चीजें आती हैं? एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सिडरी नहीं, सब्सिडरीज प्रॉफिट। सोना में कितनी चीजें आती हैं? दो, सब्सिडरी के इक्विटी अकाउंट्स और वो एडजस्टमेंट जिनका ताल्लुक सब्सिडरी के, वही कॉन्सेप्ट। सोना के सर हम 3 कॉलम, ये तीसरा कॉलम इजाफी है डिफरेंस वाला, आप चाहें तो पेपर में ना भी बनाए, मैं रिकमेंड करूंगा आगे जाके ना बनाए, शुरू के सवालों में बनाए। सर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? सवाल के लिहाज से रिपोर्टिंग डेट पे जितना है हमने अभी पढ़ा था, अज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट एक्विजिशन पे भी चेंज करना होगा तो वो हमें बताएगा। शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1000। क्या हम क्लियर है? कॉपी नहीं। रिटेन अर्निंग पे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देना है, कितनी? रिपोर्टिंग डेट पे, एक्विजिशन डेट पे। अब सब यहाँ पर सर तवज्जो से सुने भाई, सब्सिडरी को इधर देख लें। सब्सिडरी को हमने एक्वायर कब किया है? 1 में 16, इस दिन इसकी रिटेन अर्निंग कितनी है? और रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर को रिटेन अर्निंग कितनी है? 4000। अब बड़े गौर से सुनना सर, ये जो एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग होती है ना, ये हम कमाते नहीं खरीदते हैं। क्या कहा मैंने? ये हम कमाते नहीं खरीदते हैं। तो अगर सब्सिडरी ने 3200 हम एक्विजिशन डेट पे रिपोर्ट रिटेन अर्निंग इसकी डाल रहे हैं, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, सारे का सारा सब्सिडरी के पुराने शेयर होल्डर्स ने कमाया था और इसको उन्होंने हमें गुडविल पे बेच दिया होगा, तो इसमें हमारा हिस्सा नहीं है। तो हमने कहा ये 3200 हम कमाते नहीं है, क्या है? खरीदते हैं। हमने कमाया कितना? 800। हमने पोस्ट एक्विजिशन कमाया कितना? 800। क्या हम यहाँ पे क्लियर हैं? यस और नो? आए सर आए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर फिर हमने कहा सब्सिडी का कोई और इक्विटी अकाउंट है? नहीं सर, अदर रिजर्व तो है लेकिन सब्सिडी का तो जीरो है ना, पेरेंट का है। पेरेंट का भी क्या करना है हम देखते हैं, आ जाए। सर हम पहले वाले को भी हमने कहा छोड़ते हैं, पहली एडजस्टमेंट का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से, गुडविल से है, वो हम आते हैं। दूसरी पे आ रहा हूँ, एनसीआई फुल गुडविल मेथड है, ये भी आ गया। तीसरी पर आ रहा हूँ, तीसरी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज रुपीज higher than book. These assets were assessed to have an estimated useful life of from the date of acquisition. Acquisition date से कितनी थी सर? हमने कहा 8 लाख। सबकी तवज्जो इधर। फेयर वैल्यू, क्योंकि हम चल रहे हैं 1000 में ना सर, रुपीज इन 1000 है हमारी। एक्विजिशन डेट पे कितनी ज्यादा थी? ये क्या शो कर रहा है सर? हमारी बुक्स में जो हमने कंसोलिडेटेड बुक्स में एसेट लिया वो 8 लाख से ज्यादा लिया। सब्सिडी की बुक्स में वो 8 लाख से क्या होगा? कम होगा। जब उसकी बुक्स में कम है तो उसने रिटेन अर्निंग आने के लिए डेप्रिसिएशन भी कम चार्ज की होगी। हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन भी क्या होगी? ज्यादा, इस 8 लाख के ऊपर। ऐसा ही है सर, हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। क्या हम क्लियर हैं? सबकी तवज्जो इधर, मेरा मतलब सबकी, प्लीज प्लीज। अब हमने कहा सब्सिडी की बुक्स में एसिड कितने का है? 8 लाख से कम है। हमारे पास फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हमें बेसिकली निकालनी है। हमने कहा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन डेट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? लाइफ एट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ एट रिपोर्टिंग डेट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन डेट, लाइफ एट एक्विजिशन और रिमेनिंग लाइफ। सबकी तवज्जो इधर। हाँ सर, हमने अक्वायर कब किया? उस दिन लाइफ कितनी थी इसकी? 16 साल। हमारी रिपोर्टिंग डेट पे हम आए, रिपोर्टिंग डेट पे लाइफ कितनी है? 15 साल 4 महीने। हमने 1 मई को अक्वायर किया ना,
तो सर अगर मैं यूं लेकर आऊं 15 साल 4 महीने, तो 4 महीने को कैसे डिवाइड करूंगा? 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12, है ना सर? तो कितना हो गया? 15.33। 15.33। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिपोर्टिंग डेट पे कितनी आई? 765, 766, 766.6 से 7 कर दें। सबकी तवज्जो इधर सर। सर क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाली चीज हमें याद आई? याद आई कि नहीं आई? सर 33 हमारी बुक्स में जब हम कंसोलिडेशन में वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन भी क्या आएगी? इजाफी आएगी, इंक्रीमेंटल आएगी। तो जो डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल आएगी वो कितनी आएगी? 33.33। सही है सर, बढ़ू आगे, क्लियर है? नहीं सर वो पीपी का केस है। अगली चीज आ रही है, fair value of inventories was estimated to be rupees 2 lakh, higher than the all of these inventories were sold by 31 दिसंबर 2016। सबकी तवज्जो इधर, कॉपी नहीं। हम आए फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये हमने किसकी प्लान की थी? ये इन्वेंट्री। सबकी तवज्जो। एक्विजिशन डेट पे बताओ क्या लिखूंगा? एक्विजिशन डेट पे क्या लिखूंगा? 200। रिपोर्टिंग डेट पे कुछ भी नहीं लेंगे, क्यों? आए सर इसको जरा एनपी की मद में समझाता हूं, कॉपी नहीं। सपोज करो, मैं एनपी की मद में समझा रहा हूं। सपोज इन्वेंट्री की बुक वैल्यू, या हमने कहा कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट सब्सिडरी की बुक, इन्वेंट्री कॉस्ट इज 800 एज पर सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स। और हमने कहा सबकी तवज्जो इधर, subsequent to adjustment, subsequent to acquisition, inventory was sold for ₹1000। हम अगर 1000 की बात करें, अब सबकी तवज्जो जरा, 800 थी सब्सिडी के हिसाब से इन्वेंट्री की वैल्यू। हमने एक्विजिशन डेट में कहा नहीं, सब्सिडी 200 से अपनी वैल्यू क्या करो, बढ़ाओ। ये नेगेटिव 200 की मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, सही है? अब हम आते हैं सर पेरेंट बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, कंसोलिडेटेड बुक्स। सही है सर? पेरेंट ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाई होगी? पेरेंट ने इस सेल्स की अगर मैं बात करूं, पेरेंट ने तो इस सेल्स की कोई एंट्री बनाई नहीं, बेचा किसने? सब्सिडरी ने। अब सुनना इधर, सब्सिडरी ने सेल्स की क्या एंट्री बनाई होगी? बैंक डेबिट सेल्स कितने से? 1000 से, ऐसा ही है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कितने से? 800 से, ऐसा ही है। अब पेरेंट ने, अब कंसोलिडेटेड बुक्स में पेरेंट ने कहा सब्सिडी तुम्हारे हिसाब से 1000 की बिकी 800। बोला यार सब्सिडी याद रखना, हम इस इन्वेंट्री को ऑलरेडी एक्विजिशन डेट पे कितने का लेके चले गए थे? 1000 का कर चुके थे। हमने तुम्हारी 800 की इन्वेंट्री को एक्विजिशन डेट पे कितना कर दिया था? 200 से बढ़ा के 1000 कर दिया था, ऐसा ही है। तो इसने कहा हमारे हिसाब से इसकी एंट्री बनेगी, बैंक और सेल्स तो 100 होगा, 1000 होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री भी कितना होगा? 1000। अब सर ये नेगेटिव 200 कह रहा है सब्सिडरी को, कि सब्सिडरी देखो तुमने इस रिटेन अर्निंग में अपनी बुक्स के हिसाब से ये एंट्री बनाई और 200 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट है। हम इसको एक्विजिशन डेट को अपने पास लेकर के गुडविल में इसका इम्पैक्ट ले चुके हैं। गुडविल निकालेंगे ना अभी, गुडविल में इसका इम्पैक्ट ले चुके हैं। तो हम इस 200 के प्रॉफिट को जो तुमने रिकॉर्ड किया है, हमारे हिसाब से इन्वेंट्री 1000 की ही थी, हम इस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। हम इस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं?
रिवर्स कर रहे हैं तो ये 200 का नेगेटिव ये शो कर रहा है। सब्सिडरी के हिसाब से तो प्रॉफिट हुआ है 200 का, पेरेंट भैया कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे हिसाब से नहीं है ये प्रॉफिट। आर वी क्लियर? अब एक बच्चे का सवाल आया है, सर अगर ये सेल नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं करते। इसके ऊपर एक दफा FAR 2 के पेपर में हमारा एग्जाम फड्डा हो चुका है। ICAP ने एक सवाल दिया और ये एंड को कुछ भी नहीं बताया कि भाई ये बिकी है या नहीं बिकी है। उसमें हमने जो है मेरे हिसाब से मैंने कहा नहीं बिकी, 9 महीने हो गए थे, मैंने कहा हमने अज्यूम किया कि इन्वेंट्री बिक गई होगी, हमने इस तरीके से ट्रीटमेंट करवा दी। ICAP मान नहीं रहा है। मैंने कहा भाई जिस बच्चे ने ये भी अजम्पशन ली ना कि इन्वेंट्री बिक गई है तो भी आपको उसको मार्क्स देने चाहिए। ICAP ने कहा हाँ सही है, लेकिन सर ज्यादा रेलिवेंट अजम्पशन ये है कि बच्चे को आप ये बताएं कि अगर हम नहीं कह रहे कि बिकी है या नहीं बिकी तो आप बच्चा हमेशा अज्यूम करें नहीं बिकी। तो यहाँ पर उसने हमें कह दिया है कि इन्वेंट्री अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो हम यहाँ भी 200 लेते, यहाँ भी 200 लेते, अभी भी कॉपी नहीं। सही है सर, आगे आते हैं। ये एडजस्टमेंट जो लोग कॉपी करना चाहते हैं, अगर वो ये चीजें कॉपी करना चाहते हैं तो करें, इसके अलावा सोना वोना कॉपी नहीं करनी है। थर्ड के पॉइंट नंबर थर्ड के फोर्थ पैराग्राफ पे आ रहा हूं। All acquisition X Limited identified an intangible asset that Y Limited developed, but which met the recognition criteria of IS 38। भाई हमने कहा Y Limited की बुक में सर कोई इंटेंजिबल एसेट आ रहा है क्या? नहीं सर, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड, पप्पा ने कहा चलेगा हम तो रिकॉर्ड करेंगे, पेरेंट क्या बोला हम तो रिकॉर्ड करेंगे। अब सुन ले क्या हो रहा है भाई, पेरेंट ने कहा हम तो रिकॉर्ड करेंगे। Intangible asset is expected to generate economic benefit from the date of acquisition till 31 दिसंबर 2000 and was expected to be valued at rupees 150 at the date of acquisition। अब सुनिएगा, सब सुनेंगे। सर ये आ गई इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इनटेंजिबल एक्विजिशन डेट पे कितने का था? 1.5 लाख का। हमने कहा सब्सिडी तुमने रिकॉर्ड किया? उसने कहा नहीं किया। हमने कहा अच्छा, हमारे हिसाब से तो ये एसेट है। उसने कहा ठीक है। अब ये एसेट बेनिफिट कब तक देगा जल्दी बताओ? 31 दिसंबर 2017। आज हमारा ईयर एंड क्या है? इसका मतलब है ये जो एसेट है, ये जो एसेट है इसको हमने अक्वायर किया। कब अक्वायर किया? 1 मई 16 से लेकर ये 31 दिसंबर। इसका मतलब है कुल मिला के 20 महीने फायदे देगा, ऐसा ही है? 20 मंथ फायदे देगा। इसको हमें अमोर्टाइज किस पे करना चाहिए? 20 महीने पे। अब 20 में से 1 मई से लेकर 31 दिसंबर 16 तक, 20 में आ गए 31 दिसंबर 16, कितने महीने हो गए? 8 महीने ये अमोर्टाइज हो गया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हम ले लेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। कब? रिपोर्टिंग डेट पे। सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो। 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 8 या 12? सर अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 12 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। कितना आ गया? 90। फिर से समझा दूं, अभी रुक जाओ। सर सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में एक एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था इंटेंजिबल। पेरेंट ने खरीदा, पेरेंट ने कहा हमारे हिसाब से इंटेंजिबल बनता है। कितने का रिकॉर्ड किया? 150। सब्सिडी ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने अभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, उसके हिसाब से नहीं बनता। गलती तो बाप की है ना। जब घर में फड्डा हो, किसी मामले में बहस हो जाए, मंडी में हो, जानवर तुम लोग को पसंद आ रहा है, अब्बा को पसंद नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली किसकी चलती है? अब्बा की, है ना सर? तो अल्टीमेटली क्योंकि पैसे अब्बा ने देते हैं, पैसे ना भी देने तो सर अब्बा का एहतराम है ना सर, इतना बड़ा किया है आपको, है ना सर? पैसे अब्बा को देने हैं, इतना बड़ा किया। और कभी कभी मुझे एक बड़ा अफसोस होता है, चले आज कह ही दूं, तो कभी बड़ा अफसोस होता है कि हम में से मेजॉरिटी को जनाजे की दुआ याद नहीं होती। कभी सोचा है सर, जो बंदा दुनिया से जा रहा है ना उसके लिए आप आखिरी एक दुआ मांग सक रहे हो? मतलब वैसे तो आप मांगोगे, लेकिन यार वो कितना बड़ा एक वो होता है ना, कि बल्कि इस्लाम में तो हुक्म ये है, मफहूम है कि अगर बच्चा इस काबिल हो ना तो बच्चा खुद जनाजा पढ़ाए। क्योंकि जो बच्चे के दिल में वो जज्बात, जो दुआ दिल से निकलेगी ना, वो इमाम साहब के दिल से नहीं निकलेगी।
सर लेकिन हमें याद ही नहीं होती है ना सर। तो ये कोशिश करें सर कि सर ये चीजें हमें चले। सर अब हम यहाँ पे थे, 150 का था पेरेंट के लिहाज से। सब्सिडरी ने बोला कि भाई जो है ना हमारे हिसाब से नहीं। हमने कहा ठीक है, हम हमारी चलेगी, हम पप्पा हैं। 150 का है। अब हमने जब इसको 150 का लिया तो हमें इसको अमोटाइज भी तो करना पड़ेगा। अमोटाइज हमने कितना किया, 60। आप चाहो तो यूं भी निकाल सकते हो, 150 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हमारे हिसाब से अमोटाइजेशन भी आ जाएगी। आए सर आए आगे बढ़ते हैं। आखिरी एडजस्टमेंट, आखिरी एडजस्टमेंट क्या है? अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 2,10,000 एट द डेट ऑफ had a fair value of rupees 84,000 at 31 दिसंबर 2016। कंटिंजेंट लायबिलिटी को अभी हमने लिखा था, क्या ट्रीट करते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा है कंटिंजेंट लायबिलिटी को कंटिंजेंट ना मानो, क्या मानो? तो हमने कहा कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने से आ गई? हमने कहा यहां पर 210, यहां पर डिफरेंस पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? 126 पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? लाइबिलिटी सब्सिडरी को पहले लगा था उनको 210 पे करने पड़ेंगे, हमने उसके हिसाब से लाइबिलिटी रिकॉर्ड। बाद में सब्सिडरी को पता लगा नहीं यार 210 नहीं, कितने रिकॉर्ड करने? कंसोलिडेट सब्सिडरी तो खाली इनको डिस्क्लोज कर रहा है। कंसोलिडेशन में हमने इनिशियली लाइबिलिटी 210 पे रिकॉर्ड की, बाद में पता चला नहीं यार 210 नहीं पे करने पड़ेंगे, कितने पे करने पड़ेंगे? तो रिमेनिंग जो 126 सामने का, इसकी हमने एंट्री बना दी होगी लाइबिलिटी डेबिट और रिटेन अर्निंग सब्सिडरी रिटेन अर्निंग क्रेडिट 100। सर ये हमने यहां तक कर लिया। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट की, यहां तक किसी को कोई मसला है? एक और एडजस्टमेंट है, कोई और एडजस्टमेंट आएगी सर? यहां तक किसी का कोई भी सवाल? सब्सिडी की बुक्स में हम पहले इन्वेंट्री को बनाएंगे, बढ़ाएंगे और फिर क्रेडिट करेंगे सब्सिडी। इन्वेंट्री डेबिट सब्सिडी रिटेन अर्निंग क्रेडिट, सही है? सर रुक जाएं, जरा टोटल करें इसका, टोटल करें सोना का। सोना का टोटल 5, इसका एक्विजिशन रिपोर्टिंग 5940.67। क्या सब इससे मुत्तफिक है? 5772.67। एक्विजिशन डेट 5140.667। सर क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो सर सोना कॉपी करें, बोर्ड कॉपी करें, फिर हम निकालेंगे गुडविल, सीआरई और एनसीआई, सोना रिटर्न्स। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स का बनाने का मकसद ये होता है कि वर्किंग्स आसान करना। ये कोई आईएएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईएएस में भी इस तरीके से सोल्यूशन नहीं है। ये हम इसके लिए मरहून मिन्नत है एसीसीए के। एसीसीए ने मेथड बताया, उसमें सर इससे गुडविल आसान हो जाएगी, गुडविल इससे आसान हो जाएगी, इससे जो है सीआरई आसान हो जाएगी, एनसीआई आसान हो जाएगी, मतलब इससे सवाल कंट्रोल में। अब आपको सब्सिडरी के एडजस्टमेंट का ख्याल नहीं रखना आगे चलते हुए, सब्सिडरी की सारी एडजस्टमेंट इसमें हो गई। अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेरेंट की एडजस्टमेंट्स को देखना है, सही है सर? तो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट आईएएस का, अच्छा एक बच्चे ने ये भी पूछा था, शायद आज FIR 2 में पूछा, सर पेपर में हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। याद रखो ये सोना वर्किंग है, तुम जितनी इसकी असल रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट, यहाँ पर तुम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई पाबंदी। देखो वर्किंग पे कब जाता है, जब तुमने मेन आंसर गलत किया, तो वो देखता है पीछे इसने क्या, इसका कॉन्सेप्ट सही है, क्या मसला है क्या नहीं है। लेकिन सर वर्किंग में आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं।
उन सब बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग खोलूं ताकि रिकॉर्डिंग वाले भी सुन ले एग्जाम्पल। सर इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि खातून ने अपना पीसीएससी जानबूझ के डिले किया ताकि दोनों की फर्स्ट अटेम्प्ट साथ हो जाए। लड़के का कैप क्वालिफाई नहीं हो रहा था और खातून का फम में भी हो गया, लेकिन खातून ये आज से 4-5 साल पहले की बात है। पीसीएससी पास नहीं किया भाई, मतलब दिया ही नहीं, राइटिंग स्किल दे ही नहीं रही, फॉर्म में भी टोपियां नहीं, ये वो मसला। इसने अपने आप को 1 साल डिले करवाया ताकि दोनों की अटेम्प्ट साथ बने और क्लासे साथ ले। और थोड़े दिन पहले मैंने देखा खातून की शादी का मैसेज किसी और के साथ। अच्छा फिर मतलब मैं तो देख के मैंने कहा क्लास में साथ बैठते थे, मतलब क्लास में भी साथ। और आप देखें सर ये बहुत पुरानी बात है, जब FAR वो मेरा FAR 2 के कुछ नए बैचेस थे, तो सर उसमें अब आप देखें इतनी डेडिकेशन कि पीसीएससी 1 साल लेट किया है। मैंने खुद कहा कि भाई कर ले, नहीं सर दोनों ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलिस्ट हैं, लेकिन आप देखेंगे सर 1 साल वेस्ट किया इसके बावजूद भी। तो इसीलिए मेरी जो एक रिक्वेस्ट है, कमिटमेंट्स पे ना जाए। और एक और बात बताऊं, चाहे आप कोई भी हो, वंस यू आर क्वालिफाइड ना, तो आपको एक दिल में ख्याल आएगा आई शुड हैव वेटेड बिट मोर। सही है सर? तो ये आपको क्वालिफिकेशन के बाद एक ख्याल जरूर आएगा। सही है सर? हाँ, लेकिन ये तो सर एक नॉर्मल पहलू था। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक पहलू बता दूं, मैंने अब तक तजुर्बा मेरा है, जिसने भी विद इन आर्टिकल्स शादी कर ली है ना सर, आर्टिकल से पहले भी, अगर यकीन माने मैंने उसको कामयाब होते हुए देखा। उस आदमी को मैंने, क्योंकि लिस्ट का वादा तो उसने किया हुआ है ना यार, मैंने उस आदमी को, जितने भी लोग हैं, इवन मैं अक्सर खवातीन को मजाक में क्लास में ये भी कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरा अपना तजुर्बा, मैंने फर्म के अंदर देखा है लोगों को सर, ये जो है सुनिएगा खवातीन, ये भाई फर्म में बातचीत हो गई, शादी हो गई, उससे पहले खातून के पेपर निकले जा रहे हैं और लड़के के पेपर रुके हुए। शादी के बाद वक्त बदल गया, जज्बात, खातून के पेपर वही है, लड़का क्वालिफाइड। तो मैं उनको मजाक में कहता था खातून को, देखें अल्लाह ने, आप कमा रही है वो सही है, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ने अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रखी है, तो अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके हिस्से का उसको ट्रांसफर हो गया। सही है? और लड़के के वाकई में पेपर निकले भाई, उसके ई की 3 अटेम्प्ट हो गई, एक भी नहीं निकला, मतलब फाइनल की। सही है सर? आ जाए, चले सर, आ जाए, बहुत कर ली ना, आ जाए सर। ये देखें सर, पेरेंट टीचर मीटिंग करने लाहौल वाला आए सर। आप हमने कहा अगली चीज क्या निकालेंगे, तो भाई पेपर अगर खुदा ना खास्ता किसी लड़के के रुक जाए, आए सर आए, गुड वाली वेल, इधर देख ले मेरा बच्चा, गुडविल, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर हमने कितने में खरीदा है? 3,800, सबकी तवज्जो इधर, 3,800। फेयर वैल्यू ऑफ NCI गिवन है हमें सवाल में 1600। टोटल कितना हो गया सर? टोटल कितना हो गया? 5,400। ये आ गई हमारे पास सर टोटल वैल्यू, हमारे हिस्से की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू NCI की। इसमें से लेस क्या करते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, टोटल लेंगे ना सर, कितना? तो गुडविल कितनी आई? 260। ये क्या आ गई सर हमारे पास? गुडविल। क्या हम क्लियर हैं सर? इंपेयरमेंट आएगी, इंपेयरमेंट कितने परसेंट है? 20%। कितनी आ गई? 52। गुडविल 200। सर इस इंपेयरमेंट की एंट्री क्या बनेगी?
सीआरई डेबिट करेंगे, एनसीआई डेबिट करेंगे और गुडविल। सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है? 75 और तो 75% कितना होगा? 20, 39 और 13। क्या हम क्लियर हैं? सर अगली चीज हमने कहा सर एक दफा अगर एक दफा गुडविल आ गई तो अगली चीज क्या होती है? एनसीआई। एनसीआई सर अगर आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सर बचपन में मैं आपको एक बात बताता था, ईमान, 2 ईमान बनवाए आपके, नहीं भी बने तो अभी भी बनाए। पहली चीज, पहला ईमान क्या था? अगर सवाल में इंपेयरमेंट का जिक्र है, गुडविल नेगेटिव नहीं आ सकती, कुछ भी हो जाए। याद होगा सर FAR2 के एक सवाल का रेफरेंस दू, जैस्मिन लिमिटेड, उसने एक शरारत की, उसने कहा एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू इतनी थी एनसीआई की, बाद में इतने से, तो हमने कहा हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। क्यों? अभी बताऊंगा। इंपेयरमेंट एक सवाल था अपना FAR2 लेवल का, जिसमें से उसने वो मांगा था सीआरई और अपना गुडविल और एनसीआई, उसके अंदर बच्चों की नेगेटिव गुडविल आ रही थी, तो हम ईमान बनवाया था वहां पर कि बेटा अगर इंपेयरमेंट का जिक्र है नेगेटिव वापस चेक कर लो, है ना सर? तो हमने कहा अब जो दूसरा ईमान, पहला तो था इंपेयरमेंट का जिक्र है गुडविल नेगेटिव, हमने कहा दूसरा ईमान अगर फुल गुडविल मेथड है, इस ईमान में यहाँ पर जाके आगे जाके थोड़ा सा खलल आएगा। फिलहाल के लिए ये वो ईमान, पहला वाला तो कंफर्म ईमान है हमेशा का, यहाँ पर हमने कहा थोड़ा सा इस ईमान में खलल आएगा, लेकिन अभी तक के लिए समझें 3 चीजें आएंगी अगर फुल गुडविल मेथड है एनसीआई में। फेयर वैल्यू एट पोस्ट एक्विजिशन शेयर और इम्पेयरमेंट। फेयर वैल्यू एक्विजिशन कितनी थी? 1600। पोस्ट एक्विजिशन शेयर 67 का 25%, 158.17 और इम्पेयरमेंट 13। कितना आ गया? 1745.17। क्या हम क्लियर है सर? पोस्ट एक्विजिशन शेयर, भाई देखो हमने जब कहा सब्सिडी को खरीदा तो एनसीआई की फेयर वैल्यू थी 1600, वो तो आ गई एजरेज, सही है। अब हमें सब्सिडी ग्रो करेगी, प्रॉफिट कैसा मिलेगा? तो एनसीआई को भी मिलेगा। हमें अगर 632 का 6 पॉइंट से हमें मिलेगा 75%, तो बाकी 25% किसको जाएगा? एनसीआई को। तो एनसीआई को दिया, फिर हमने कहा इसके हिस्से की गुडविल इंपेयरमेंट है वो भी इसको दो, वो भी इसको दे दी। ये हो गया क्या? अगली चीज क्या है? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। सबकी तवज्जो इधर, कॉपी नहीं। सर सीआरई के अंदर क्या आती है? पेरेंट के इक्विटी बैलेंसेस, इक्विटी रिटेन अर्निंग नेचर के, और पोस्ट एक्विजिशन शेयर और प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स, है ना सर? जो पेरेंट की प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स है। मुझे बताएं पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है? पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी है? 7500 थी। पोस्ट एक्विजिशन शेयर 632.67 का कितने परसेंट? 0.5। और हमने कहा सर क्या चीज आएगी? इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट कितनी है? 2039। सर हमने कहा एक यूआरपी एडजस्टमेंट भी है या नहीं है? शहबाज का सवाल है सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट पूरा, मेरा बच्चा वो परसेंटेज हम लगाते हैं प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड में, जिसमें हम सिर्फ पेरेंट की गुडविल लेते हैं। ये एनसीआई भी है तो 100% नेट एसेट्स लेंगे, अपने एनसीआई को भी ऐड किया है तो। सर अनरियलाइज प्रॉफिट वाली एडजस्टमेंट है ना, अभी कॉपी नहीं करना, अभी रुक जाओ। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू फॉर 3 लाख, कितने के बेचे?
हाफ ऑफ, आधे जो ये गुड्स हैं, हमने कहा आधे गुड्स हैं वो अभी भी हैं किसमें, गुड्स रिमेन्ड इन इन्वेंट्रीज एट 31 दिसंबर 2000, एक्स लिमिटेड मेक्स 20% मार्जिन ऑन सेल्स। हमने कहा यूआरपी ऑन इन्वेंट्री, सर 3 लाख के गुड्स बेचे थे, उसमें से कितने परसेंट बुक्स में अभी भी है, तो कितने परसेंट बचे, 150 के, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना चार्ज किया है, 30%, कितना हो गया 30, ऐसा ही है सर। क्या एंट्री बनी होगी, इन्वेंट्री, सर क्या कोई और एडजस्टमेंट रहती है, फेयर वैल्यू ओसे वाली यहाँ पे नहीं आएगी, अभी बताऊंगा। टोटल कितना हो गया 7179 06.5, सही साहब, कैलकुलेटर आप सर क्यों इतने हम, सर मुझे हमेशा जब भी कैलकुलेटर का मसला यहाँ होता है तो मुझे एक शख्स याद आता है, उस शख्स का नाम था मनीष, और मेरा एक स्टूडेंट था। वो एक दफा किसी जमाने में मैं सुबह, हम रिफ्रेशर की क्लासें लेते थे कैफ की, खामोशी, कैफ की क्लासें सर हम लेते थे सुबह। एक दिन वो भाई, वो सुबह सुबह 10 बजे क्लास होती थी, रिफ्रेशर की क्लास में आया, घबराया हुआ, हाथ तक कांपता हुआ, हंस भी रहे। मैंने कहा भाई खैरियत तो है, बोलता है सर एक अजीब सीन हुआ। क्या, बोलता है सर मैं बस से उतरा भी, वो स्नेचर्स आ गए, यही पे ये अपनी TS वाली गली पे, स्नेचर्स आ गए, मैं घबराया हुआ था, उन्होंने बस मुझसे जो मांगा मैंने उनको दे दिया। तो सर यहाँ पर आकर देखा तो जेब में तो मोबाइल है, उनको कैलकुलेटर दे दिया। तो बोल रहे सर, हंसी भी आ रही है कि मतलब वो भी इतने अनाड़ी थे, कैलकुलेटर लेके चले गए। सही है, तो बोल रहे सर शुक्र है कि मोबाइल बच गया। तो सर ऐसे ऐसे भी फनकार हैं हमारे CA में। सही है सर, ये देखें यहाँ पर ये बूस्टर करके बचा और इसका आजम खान किया 7905.5। सर यहाँ तक जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। सर अगर अगर हम गुडविल की सर अगर हम गुडविल की इंक्रीज भी बना लें एक दफा, प्लीज मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर आ, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और जिन बच्चों को सर भूल चुके हैं उनको भी क्लियर हो जाए। पेरेंट बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, और हमने कहा तीसरा होगा कंसोलिडेटेड बुक्स। सर पेरेंट, सर इधर देख रहे हैं पेरेंट बुक्स, पेरेंट की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट सूदी इदारा क्रेडिट, कितने से मेरा बच्चा, जितने का खरीदा है 3800। सब्सिडी की बुक्स में क्या कोई एंट्री बनेगी, नहीं सर। क्या समझाया था, गाय को पैसे नहीं देते, गाय वाले को पैसे देते। तो पढ़ाना क्लास के शुरू में, इसका मतलब क्या है, गाय की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा, सब्सिडी के शेयर होल्डर चेंज हुए, शेयर होल्डिंग में इजाफा नहीं हुआ। पहले सलीम के नाम था, बशीर के नाम है, कोई चेंज नहीं आया। कंसोलिडेटेड बुक्स पे आते हैं। हमने कहा IAS कहता है यार ये इन्वेस्टमेंट तुमने अपने अंदर की है, मतलब अपनी सब्सिडी कोई की हुई है ना, तो तुम उस इन्वेस्टमेंट को अपने पास अब रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करोगे क्रेडिट,
कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेस्टमेंट को कर दोगे क्रेडिट, कितने से? 3000। एनसीआई फुल गुडविल मेथड है, एनसीआई को भी तुम रिकॉर्ड करोगे, कितने से? 1600। उसके बदले तुम्हारे पास नेट एसेट्स कितने के आए? 5100। बाकी अमाउंट की क्या आ गई? 260। क्या हम क्लियर है सर? ये पेरेंट की बुक्स की एंट्री, ये एंट्री, और ये कंसोलिडेटेड बुक्स की। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? तो मैं गुडविल और एनसीआई वाली ये चीजें मिटा दूं, मिटा दूं, पक्की बात है? सर नमाज का भी टाइम हो रहा है। कोई नहीं सर, इशा के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नहीं बैलेंस शीट बेटा हम बनेंगे। शर्म तुम लोग को आती है? सर पेरेंट की बुक्स में मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? पेरेंट की बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? अगर आप देखें 4000 आ रही है। और पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है? पेरेंट ने, बड़े गौर से सुनना, पेरेंट ने आफ्टर एक्विजिशन अपने पास जो सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसको रखा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। किस पे रखा है? इसका मतलब क्या होता है? जो भी गेन आएगा कहां लेके जाएंगे? अब सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। सर पेरेंट ने आफ्टर इन्वेस्टमेंट अपने पास एक और एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई, कितने से? 200। ये शेयर्स के ऊपर, ये शेयर्स के बाद पेरेंट ने ये एंट्री ईयर एंड पे बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई। हमने कहा पेरेंट तुम्हें सब्सिडरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अपनी बुक्स में दिखानी नहीं है, दिखानी नहीं है ना भाई। तो अब हम क्या करेंगे? कंसोलिडेशन में 3800 की इन्वेस्टमेंट ये हमने उड़ाई, बाकी हम इन्वेस्टमेंट ये उड़ा देंगे। ये अदर रिजर्व के अंदर 200 आ रहा है, पेरेंट की बुक्स चेक करो, आ रहे हैं 200। अदर रिजर्व डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से? तो पेरेंट की बुक्स में जो पूरे 4000 की इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको हमने क्या कर दिया? उड़ा दिया। और जो अदर रिजर्व आ रहे हैं उसको भी क्या कर दिया? उड़ा दिया। और अब हम आ जाएंगे बैलेंस शीट पे, आ जाए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही साहब, जल्दी जल्दी। एसेट्स में आए नॉन करंट एसेट पीपी, जल्दी बताते जाएं कितने? 12000 प्लस 4000 माइनस कितना करूंगा या प्लस? 766.67, 766 ये हमने प्लस कर दिया पीपी में, कितना हो गया? 152.3। पक्की बात है? वो 12, तो 12000 नहीं, तो हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें 12000 प्लस, चलिए पूरा लिखें, माइनस करेंगे प्लस, प्लस करेंगे सर। पॉइंट गुडविल कितनी आई? जल्दी बताओ। 208 आफ्टर इंपेयरमेंट। सर मजीद कौन से एसेट थे? नॉन करंट में इंटेंजिबल आएगा? इंटेंजिबल नहीं आएगा सही साहब। सर कितने से आएगा? 90। करंट एसेट्स पे आते हैं, आ जाए करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में आए, हमने कहा इन्वेंटरीज कितने से मेरा बच्चा? कितने? 2200 माइनस 30 कितना हुआ? 2970। आगे बढ़ेंगे सर, अगली चीज क्या है? रिसीवेबल्स। कोई इशू है इसके अंदर? 3400 प्लस 4300। आगे बढ़े।
एंड कैश इक्विवेलेंट। सर जिन बच्चों की जमात है, जमात से जाना है, वो जा सकते हैं, बस अब हमें बैलेंस शीट बना के ऑफ करेंगे। हम तो यहाँ पे करा लेंगे। 800 प्लस 300 कितना हो गया मेरा बच्चा? 25 434.67 आए सर, आए। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज कितनी मेरा भाई? शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसका आता है? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का कितना? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग 5। एनसीआई पॉइंट। सर इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसा ही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है? टोटल बताओ, अलग अलग बताओ कितनी है। 2700 बस पेरेंट की है। कितना हो गया? और हमने कहा सर करंट लाइबिलिटीज 2000 प्लस 1000 और कुछ प्लस करूंगा। सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी तुम्हारे हिसाब से तो लाइबिलिटी है ना, सब्सिडी की बुक्स में डिस्क्लोजर है। कितना टोटल कितना आ रहा है? पक्की बात है? 25,434.67। क्या बात है। तो सर मुबारक हो, बड़े होके भी आपने पहली बैलेंस शीट टाई कर ली, कंसोलिडेटेड। जी बेटा, ग्रुप पे हमने जगह मैं पिक्चर शेयर कर देता हूं। सर क्विकली रिवाइज कराते हैं। सब्सिडी कब होगी? जब मेजॉरिटी इन बीओडी होगी और कंट्रोल 50% से ज्यादा। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा हम 4 स्टेप वर्किंग मेथड करते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? सोना। सोना के कितने कॉलम? 3। एक्विजिशन रिपोर्टिंग और एक्विजिशन डेट वाला कॉलम किसके काम आएगा? गुडविल के। डिफरेंस वाला कॉलम एनसीआई और सीआरई। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो होती है ये वाहिद एडजस्टमेंट है। आप देख रहे हैं जो एक्विजिशन डेट पर भी है, वरना ज्यादा एडजस्टमेंट किस पे होती है? सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो अभी ग्रुप ने नहीं कमाया उसको कंसोलिडेटेड बुक से क्या करो? हटा दो। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने पढ़ा कि सर गुडविल पॉजिटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव है तो इंटेंजिबल है, नेगेटिव है तो इनकम है। सर फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े, हमने सवालात देखे। हमने कहा यहाँ पर जो एक पहला लर्निंग आउटकम आया उसको अपने पास लर्निंग आउटकम के तौर पे भी लिखो। लर्निंग आउटकम लिखो इस सवाल का। सब्सिडरी इन इंडिविजुअल बुक्स, सब्सिडरी इन इंडिविजुअल बुक्स एट फेड वैल्यू थ्रू OCI, subsidiary in individual books at fair value through OCI, और subsidiary in parent books, हाँ मतलब individual parent books at fair value through OCI। सही है सर। दूसरा लर्निंग आउटकम लिखे, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी and treatment of contingent liability and fair value adjustment of inventory and fair value adjustment of inventory। तो सर ये हो गया हमारा सवाल। मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा मंडे को ले एक और बात, मंडे की क्लास थोड़ा सा जल्दी शुरू करूंगा, 6:30 बजे, 8:30 पौने 9 तक ऑफ करूंगा। मनाई साहब की क्योंकि क्लास है, तो रिजवान मनाई साहब के बाद जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने कहा है, और सर मनाई साहब ने भी कहा है कि मैं 8:30 पौने 9 तक जो है क्लास शुरू करूंगा।
सर बच्चों को आप उस टाइम तक छोड़ दें तो कोई क्लैश का मसला नहीं है। अगर जी ठीक है सर, जो लॉ पढ़ाते हैं बेटा, इन्वेंट्री में से 30 माइनस हुआ यूआरपी का, जो पेरेंट ने बेचा था शहबाज। ठीक है, इसकी पिक्चर ग्रुप पे शेयर कर दे। सही साहब एक पिक्चर ले लें इसकी, मुझे भेजेगा हम ग्रुप। चलें सर, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज। चल ले